अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या कभी ऐसा आपका इत्तेफाक हुआ है कि आपके कानों में कभी ये आवाज़ नहीं आई कि मतलब मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, वो चल रहा है? कभी किसी से ये सुना है या कभी किसी के लिए ये जाना है कि इसकी ज़िंदगी परफेक्ट है? बहुत सारे लोग अपनी दिल की बातें, अपनी मुश्किलात शेयर नहीं करते और हमें लगता है कि इनकी ज़िंदगी परफेक्ट है, इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्पेशली इंस्टा या सोशल मीडिया के आने के बाद तो जो गुडी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, वीडियोस, तस्वीरें आपको अलग अलग लोगों की नज़र आती हैं, उससे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो जाता है उस फैमिली को लेकर या उस शख्सियत को लेकर कि भाई ये तो अपनी ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ जो है ना वो जी रहे हैं, अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। ये तो देखें हम भी उसी तरह जी पाएँ। लोगों में ये बहुत फैल गई है, मगर ऐसा होता नहीं है। आपने वो मुहावरा सुना होगा कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। तो ज़िंदगी आपको देती है मुश्किल वक्त, मगर उस मुश्किल वक्त से कैसे निकलना है, यही तो है आपका इम्तिहान। और इसी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है। जिसकी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगी तो उस ज़िंदगी का कोई मज़ा भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो आप ज़िंदगी का असल मीनिंग जान पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी एकदम ख़त्म हो जाती है और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उनकी नौकरी ख़त्म हुई है तो उस मुश्किल में उन्होंने बिज़नेस सेट किया है और उस बिज़नेस ने उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाया जो कि वो नौकरी से नहीं पहुँच पाते। नौकरी अगर आपके पास रहती है तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और यूं लाइन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब आपको वहाँ धक्का लगता है, हमेशा जब आप बॉल को नीचे फेंकते हैं तो जब वो नीचे जाती है वो और ऊपर जाती है जहाँ से आपने फेंका होता है। उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में। एक ज़माना में ये होता था कि मेडिकल में एडमिशन जो है वो खाली आपके जो नंबर्स हैं, जो आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके बिरते पर होता था। तो उस वक्त कितने सारे ऐसे लोग होते थे कि उनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ। और होता क्या था, जब उनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, उन्होंने किसी और चीज़ में आगे अपने आप को आजमाया तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स से आगे निकल जाते थे। तो आपको पता नहीं है कि ये बुरा वक्त आपकी ज़िंदगी में आता क्यों है, सिर्फ इसीलिए कि आप उस बुरे वक्त से निकलकर बहुत बेहतरीन वक्त में जा सकें। कभी भी, जैसे अक्सर मेरी अम्मी कहती थी, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। ये जुमला सुनते सुनते हम बड़े हो गए और ये बात हकीकत है कि जो बुरा वक्त आता है उसके बाद बेहतरीन वक्त आता है, बहुत अच्छा वक्त आता है। और अगर बुरा वक्त नहीं आए तो आपको पता कैसे चलेगा कि अच्छा और बुरा वक्त है क्या। सो आज कुछ ऐसे ही बाहिम्मत सेलिब्रिटीज़ हमारे पास हैं जिनकी ज़िंदगी में अगर लेमन आया तो उसको उन्होंने लेमनेड बना के अपनी ज़िंदगी गुजारी, ना कि सर पकड़ के रोने लगे अब क्या होगा, ये इस मुश्किल से मैं कैसे निकलूँगा। आपकी पूरी फैमिली में कोई एक बाहिम्मत शख्स होता है जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में चीज़ें जो रह गई हैं, उनको जो बिखर गई हैं उनको समेटता है, बल्कि दूसरों को भी समेटने का फ़न उस शख्स को आता है। तो हमेशा उस शख्स के पास जाइए जो आपको लगता है कि आपको समेट सके, अगर आप खुद इतने बाहिम्मत नहीं हैं। सो आज हम आपको मिलकर समेटेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और अच्छा दिन गुजारने के लिए कभी कभार अच्छी बातें सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका मोराल बिल्कुल डाउन हुआ होता है और किसी भी वजह से कोई सेहत है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है या कोई और प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से आप बिल्कुल डाउन रहते हैं। मगर कभी कभार किसी की बात दिल पे लग जाती है और वो बात आपको ऐसा बूस्ट देती है, कहते हैं चलो भाई ये तो हमारे, ये क्या तकलीफ़ है, ये क्या दुख है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, अभी इससे निकल जाएंगे। तो आइए कुछ अच्छी बातें सुनने का हम सब मिलकर हम कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे पास आज कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं। सबसे पहले तौसीक हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा।
तुम्हारा नया हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा? वेरी गुड, बेस्ट हो गया। 100 में से 100। हाँ 100 में से 100 मिल गए, क्योंकि अभी काफ़ी ट्रोल भी हुई हूँ मैं। अगर कोई भी नई चीज़ होती है तो मैं होती हूँ इन बालों पे? जी बहुत हुई। नहीं प्लीज ये मुझे बताओ, इन बालों पे क्या ट्रोलिंग हो सकती है? आई टू आई से मिला दिया और पता नहीं और क्या क्या। अभी बताती हूँ आपको, जरा सबको इंट्रोड्यूस करा दूँ, फिर अपना मजाक उड़ाती हूँ मैं खुद ही। तो जी यहाँ मेरे साथ है मलाइका अब्दुल्ला। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, पर्पल इज माय फेवरेट कलर और आप पे तो बहुत क्या बात है, ये हम सुबह सुबह एक दूसरे को खुश कर देते हैं। और जी भाई इनकी तो ये जो मांग है, मेरा इंस्टा जो है वो रिक्वेस्ट से भरा हुआ होता है कि इनको बुला ले भाई, इनको मैं आपको दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट्स भेजूंगी बल्कि आपको मैं। तो जी आपके फेवरेट तमाशा विनर सैफ अली खान। अभी तो भाई आपकी ये पहचान है, साफ बात है, तमाशा। ऐसा ही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जी। भाई आपको बहुत यकीन माने किसी और की इतनी रिक्वेस्ट नहीं आती जितनी सैफ की रिक्वेस्ट है। नहीं जी, ये प्यार है आवाम का और एयरवाई से ही मैं निकला हूँ, तो हाँ चाहते हैं कि मैं इस शो में आऊँ, बिल्कुल। तो ऐसा ही है जी। तो ये दूसरी दफा है आपका? दूसरी दफा है। अरे ये क्या बर्फ गिरने लगी? वाह, बर्फबारी हो रही है हमारे स्टूडियो में। अच्छा आज का शो मरी में रिकॉर्ड हो। आज का शो मनी में। अच्छा, जब लास्ट टाइम भी आए थे, क्योंकि वो ड्रामा प्रमोशन थी क्या? नहीं वो क्रिकेट लीग, वो तो बहुत ज्यादा क्रिकेट रश हो गया था। हाँ बिल्कुल। तो सैफ को कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आए हुए? अच्छा, कितनी दफा जो है वो नहीं कहते हैं जूते घिसे चप्पल घिसी है। अच्छा ऐसा है कि इंडस्ट्री से तो मैं नावाकिफ था, कराची से हूँ नहीं, मैं पेशावर से हूँ। म्यूज़िक का मेरा शौक था, पैशन था, और म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ 2016-17 से। अच्छा। जब मैं कॉलेज में था और वहाँ म्यूज़िक सोसाइटी थी जो मैंने ज्वाइन की थी, तो म्यूज़िक में कर रहा था 2024-25 में। फिर अभी रिसेंटली तमाशा का इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि हम, तो इन्होंने आपको कहाँ देखा था? इन्होंने कहीं नहीं देखा था, इन्होंने एयरवाई पे आया था कि आप इस बार ऑडिशन दे दें, अगर आप में कोई टैलेंट है। अगर तो मैं वही एक लड़का था जिसने एक वीडियो बनाई और मैंने उसमें बताया कि मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं म्यूज़िक करता हूँ, एक गाना गुनगुना दिया था मैंने पश्तो में, और मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें एक चांस दें, इंशाल्लाह आपको हम अच्छा एक वो जाएगा। तो बस वो हुआ। उसके बाद जे सर ने इंटरव्यू किया मेरा, और इंटरव्यू के बाद फिर मुझे कॉल आई कि आप आ जाएं, और वो एक ड्रीम कम ट्रू था कि मैं 1-2 सीजन्स पिछले देखे हुए थे मैंने, और बिल्कुल वो आइडिया था ही नहीं कि अब मैं पेशावर में बैठा हूँ। आपको पता है वहाँ पे ना इंडस्ट्री है ना कुछ इस तरह, मैं किसी से वाकिफ हूँ कि किसी को बोलूँ यार मेरा ज़रा ये वीडियो भेज दो वहाँ तक या कुछ। एग्जैक्टली। और क्या ही प्रोफेशनल इन्वायरमेंट इनकी तरफ से, जो इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और देखा कि इस बच्चे में टैलेंट है, मेरिट की बुनियाद कोई सोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं जी। और फिर जब मैं आया तो फिर जब आया, और वो होता है ना इंसान सबको देखता है, बाज एक एक्टर्स को देख रहा था, हमारे साथ काशिफ साहब थे, सारा उमैर थी, ओमी डिफरेंट, हर कोई इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्ट था। सारे इंडस्ट्री से थे, सिर्फ हम दो वाहिद थे जो पब्लिक से आए थे। बिल्कुल। अच्छा, तुम भी तुम सिर्फ इंग्लिश सिखा रही होती थी अपने मैंने भी पेज पे। ऑडिशन दिया था, इसने तो इसको तो बेचारे को कुछ नहीं पता था, इसने अपनी वीडियो भेजी थी ऑडियो के बगैर बादशाह सलामत को। लेकिन लक और माशाल्लाह मतलब किस्मत के वीडियो मैंने, अच्छा ये बहुत ज़बरदस्त एक वाकया मैं आप ज़रा ओपनली बता देता हूँ। ये इस तरह हुआ कि मैंने, ये सैफ ना विनर है तमाशा। जी बिल्कुल। तो आप सोचिए एक बंदा जो इस फील्ड से नहीं, जो इंडस्ट्री से नहीं, ऑडिशन दे के आया और जो है। सैफ का इस्तकबाल फिर पेशावर में हुआ देखा ना था, मैंने आपने? तो उसको फॉलो किया था। वैसे लगता था कोई सियासी, वैसे अगर इलेक्शन करीब होते तो तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए। सर मुझे आई ऑफर। अच्छा, हाँ वेरी गुड, मुझे आई। अच्छा, किस फिर पार्टी से? नहीं निदा जरा बात ये वो मसला हो जाएगा सर। अभी हम पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करेंगे। नहीं ऐसा है, दरअसल मैंने वीडियो बना के मुख्तलिफ सबको भेजी, जो कि जैसे मैं जे सर को जानता था कि ये मतलब एयरवाई के करता धरता है, या मैं अदनान भाई को जानते थे ये शो होस्ट है, लेकिन कहीं से एक्सेप्ट नहीं हुई। अलबत्ता मैंने एक स्टोरी पे अपलोड कर दी वो अपनी वीडियो, तो मेरी किसी फैन ने वो वीडियो उठा के अदनान सर को भेज दी। अदनान सर ने कहीं वो वीडियो देख ली और उन्हें बोला कि इस लड़के को कहो कि ये वीडियो की आवाज़ नहीं है, आप दोबारा भेजें। अब उस लड़की ने मुझे मैसेज, मैंने कहा पता नहीं ये क्या, मुझसे कौन है, होता है ना अक्सर लोग, मेरे 10-12 हज़ार फॉलोअर्स तो थे मेरे, मैंने कहा कोई ऐसे ही मुझसे मांग रहा होगा शायद कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, आपकी वीडियो में भेज रही हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, अपनी वीडियो सही करके भेजें। मैंने वो इग्नोर कर दिया। उन्होंने फिर स्क्रीनशॉट भेजा अदनान सर की, वो नहीं है आईडी का, वेरी गुड। मैंने दोबारा वीडियो बनाई भेजी, फिर मैसेज आया आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा ये क्या मसला है, मुझे आवाज़ आ रही है, इन्हें आवाज़ नहीं जा रही। अलबत्ता फिर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया तो एयरवाई की तरफ से मुझे कॉल आई
और मैंने जो एयरवाई का नंबर था वहाँ भी अपनी वीडियो दी हुई थी, वहाँ भी ब्लू टिक हो गया था, मुझे आइडिया था वीडियो देखी गई है। तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा आपकी वीडियो हमें मिली है और ये वीडियो हम आगे अब शेयर कर रहे हैं, अब हम देखते हैं, अगर तो इंटरव्यू होगा तो आपको फ्राइडे वाले दिन आपको फ्री होना है। मैंने कहा ठीक है, हम एनी टाइम फ्री, अभी से बोलो हम आप पेशावर में बैठे हुए थे? मैं पेशावर में बैठ के फ़ोन में फिर आपको बुलाया? फिर मुझे कॉल की कि आप रेडी हैं, आपका हम वो करते हैं इंटरव्यू। तो फिर जे सर ने लाइव इंटरव्यू हुआ मेरा। अच्छा, वहीं पे मैं पेशावर में बैठ के मैं ऑफिस से आया 2 बजे, जल्दी छुट्टी लेके। आप वैसे क्या काम करते थे पहले? मैं वेब डेवलपर था। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, तो मेरे 2 ही साल हुए थे। मैं अपनी वेब डेवलपर वहाँ गंधारा यूनिवर्सिटी वहाँ जॉब कर रहा था। अच्छा, तो वहाँ से ऑफिस से मैं आया और मैंने वही वाइट शर्ट में टाई उतार के बस मैंने इंटरव्यू दिया सर को। उन्होंने कहा ये गाना सुनाओ, ये सुनाओ। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद तो उस लड़की का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। मैंने उससे बहुत मैसेजेस किए, उसने उसके बाद मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। देखिए पता है क्या, अल्लाह ताला कभी कोई ऐसे वसीला स्टोरी में ट्विस्ट है भाई, ये तो स्टोरी में ट्विस्ट मतलब है। देखिए वो उस लड़की की शादी हो फरिश्ता गई। ही था। आई डोंट नो जो भी हुआ सर। इवन अदनान सर मुझे कहते हैं, कभी आप मिले, आप वो कहते हैं वो तुम उस जो तुम्हारी फैन है उसके तुम्हें शुक्रगुजार रहना चाहिए। मैंने कहा सर मैंने उससे काफ़ी बार मैंने अप्रोच करने की कोशिश की है, बट वो इंस्टाग्राम आईडी थी, अब वो आईडी रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ट्रू ट्रू फैन तो थी, लेकिन आप ये देखें उसके बाद वो गायब भी हो गई। कभी होता है ना आपके लिए कोई भलाई करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कभी मुझे भी कोई फायदा हो, मगर जब ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है तो वो गैब से कोई ना कोई हेल्प आती है। वैसे ये भी हो सकता है कि असल में वो लड़का और उसने लड़की की आईडी बनाई हुई इसलिए गायब हो गया। फेसबुक के जमाने वाली। जो भी हो सर, बट मेरा तो एक वो लिंक मुझे थ्रू मिल गया ना। एक वो मेरा ऑडिशन वीडियो ब्रिज बना ना तुम्हारा उस लड़की के तुम अपने जरिए। दिल से उसके लिए अच्छी वाइब्स, अच्छी दुआएं निकालो। हमेशा बिल्कुल। हमेशा सर कि भाई वो जहाँ भी रहे खुश रहे, क्योंकि रहे, हंसती अगर आप मुस्कुराती हैं, रहे। अगर वो नहीं आपकी Exactly. नहीं, अगर वो देख रही है कहीं मैं कहीं कभी भी जिंदगी में कुछ हेल्प कर पाऊँ देखिए या कौन कुछ करता है कर आजकल पाऊँ तो मैं आजकल के I'd love जमाने to। में कौन इतनी एफर्ट करता है, मतलब अपनों के लिए कोई करता है? सर फैन बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं सर। हाँ, ये वाली मैंने बात तो अब देखा है सर। ये फैन ऐसे हैं सर, आप यकीन माने, मैं उस दिन मैं सेट पे था जो हम एक टेलीफिल्म कर रहे हैं, नईमा मेरे साथ थी और मेरी अम्मी की कॉल आई दोपहर के टाइम। कहते हैं ये, मैंने कहा जी वीडियो कॉल आई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं प्लीज़ ये एक लड़की से बात करो, ये गेट के बाहर बैठ के रो रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये घर में और मुझे मिला रहे नहीं है। तो खैर मैंने उससे बात की, अब वो इतना रो रही है। मैंने कहा हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? कहती हम आपको हर दिन देखते थे तमाशा में और हमने आपको बहुत सपोर्ट किया है, ये वो। मैंने कहा नहीं थैंक यू, मैं तो अभी वहाँ पे हूँ, मार्गला हिल्स हमारी ऊपर शूटिंग हो रही थी। मैंने कहा जब आया मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तो इस तरह बहुत वाकई, तो मैं अब देखता हूँ फैंस को, हम भी फैन रहे हैं, लेकिन अब मैं जब देखता हूँ लोगों का प्यार तो मुझे आइडिया होता है कि बड़ा एक सेंसिटिव रिलेशन है एक फैन का और एक जिसे वो फॉलो कर रहा होता है। ग्रेटफुल सर, ये ब्लेस्ड। बड़ी ब्लेसिंग इस पे कभी। और ये बच्चा वाकई हम एक प्रोजेक्ट मैं और सैफ कर रहे हैं इकट्ठे। अच्छा। वाकई इसके अंदर ना इतनी आजी है, इतना, तो वो जो कहते हैं ना गर्दन में सरिया आना, बस वो ना आने देना, क्योंकि ये रब की तरफ से इनायत होती है, आपका कोई कमाल नहीं होता। और कहते हैं ना फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। तो वो ये अब्बा ने मेरे जो है ना इन बिल्ड कर दी थी, दिमाग में डाल दी थी बात, बेटा याद रखना, ये मेरा एक वो नहीं अम्मा अब्बा नसीहतें देते हैं बिल्कुल ऐसे कि फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ कितनी होता अच्छी बात है। है ना। वेरी नाइस। ओके जी, तो शुरुआत करते हैं हम अपना, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि हर शख्स पर अच्छे बुरे वक्त ज़रूर आते हैं, लेकिन कभी कभार कोई उन बुरे वक्तों में से अपने लिए अच्छाई ढूंढ लेता है और वो ज़िंदगी में अपने आप को और आगे ले जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत हार लेते हैं, जो बैठ जाते हैं, जिनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमसे कुछ होगा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो उनमें से हैं ही नहीं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। मगर ये आजमाइशें अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए रखी हैं, और कौन किसको कैसे लेता है किस आजमाइश को और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो ये बेसिकली आज के टॉपिक है शो, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेंस, है ना। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि जरा सोचना पड़ेगा भाई आज जिंदगी की किताब खोलनी पड़ेगी। जिंदगी की किताब खोलनी एग्जैक्टली। पड़ेगी। कीप चेंजिंग योर वेज। तो ये जी मलाइका आपसे शुरू करते हैं। तो ladies first। मेरा एक ये फन वे है लाइफ को लेके चलने का। ज़िंदगी जैसा हमारा टॉपिक है कि लाइफ गिव्स यू लेमन, तो आप उन लेमन्स का क्या करते हैं? तो मैं उनके साथ डिफरेंट गेम्स करती हूँ। आई कीप चेंज, लाइक मैं एक तरीके से नहीं चलती, और आई फिगर्ड कि आप नए रास्ते अख्तियार करते हैं, नए हल निकलते हैं।
आप अपने आप को नए लोगों से सराउंड करते हैं और नए सॉल्यूशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स चेंज होती हैं। यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली बाहर निकलते हैं। कंफर्ट, अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ता है। एंड कंफर्ट जोन कुड बी आप जो आपकी नॉर्मल रूटीन चल रही है, अगर आप 9 to 5 भी कर रहे हैं ना, दैट कुड बी योर कंफर्ट जोन एज वेल, क्योंकि आपको इतनी आदत हो गई है उस रूटीन की कि आपको आप उससे तरीके से चला रहे हैं और वो आपको वो आउटकम नहीं दे रही। इन केस यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आप उसको थोड़ा सा चेंज करोगे, जिसमें आपको अपनी सारी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, आदत बदलनी पड़ेगी, और मतलब जनरली आपका जो है ना वो आउटलुक जो ज़िंदगी का है वो चेंज करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में आपको जो आपको चाहिए पॉसिबिलिटी है मिल जाए। क्योंकि अगर मैं सीधी लाइन पे चलती जाऊंगी तो मुझे वही मिलेगा जो मतलब जिस रास्ते पे मैं हूँ। तो तुम कोई एक मिसाल दे सकती हो जो तुमने चेंजेस लेकर आई तो? इसकी वाली ही एग्जांपल, लाइक जिस तरह हम लोग इंडस्ट्री में आए, फॉर एग्जांपल मैं अपना रास्ता ना चेंज करती और एक ऑडिशन नहीं बनाती, फॉर एग्जांपल ये अपना रास्ता ना चेंज करता और वहीं वेब डेवलपिंग करता रहता और वो नहीं एक ऑडिशन। नौकरी लगी हुई है, हाँ, तो आ जाता हूँ मैं, कोई मसला थोड़ी है। शर्म आती है किसी के आगे कैसे ऑडिशन भेजें। अक्सर लोग ये सोचते हैं, हिम्मत नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और वो एक वे चेंज करके अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ है। सिर्फ वो छोटा सा चेंज है ना, तो वो जिंदगी में इतनी तब्दीलियां लानी चाहिए। यू नेवर नो कि बटरफ्लाई इफेक्ट आपको कहाँ लेके जा सकता है। तो जस्ट एक्सप्लोर, कीप एक्सप्लोरिंग, नेवर लिमिट योरसेल्फ। सो आपसे आपकी तरफ आते हैं मदर्स डेथ, अम्मी का इंतकाल। अरे ये तो शुरू में इतना इंटेंस मदर्स डेथ। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा मेरा पर्सनल सा वाक़या है कि जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो वो दिन कुछ ऐसा था कि वो एक नॉर्मल दिन नहीं था। मैं, ये बात है 2018 की, 14 अगस्त का जो फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है, जो परचम कुशाई की तकरीब, जिसमें सब डिग्नेटरीज आते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसका वो फ्लैग होइस्टिंग होती है, तो वो मैंने होस्ट करनी थी वहाँ इस्लामाबाद में। तो उसकी प्रॉपर 3 दिन की इतनी एलैबोरेट रिहर्सल्स होती हैं कि वो कहाँ से झंडा किस वक्त बिगल बजेगा, किस वक्त झंडा ऊपर जाएगा, मैंने क्या जुमला कहना है, तो वो पूरी कोऑर्डिनेशन होती है। तो उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल करके वो आखिरी 3 दिन वो चलती है। वो रिहर्सल करके मैं वापस घर आया इस्लामाबाद में। तो मेरी वालिदा बीमार थी, लेकिन तो उस आफ्टरनून दोपहर को 3 बजे 4 बजे वो बस रब ने उनको बुला लिया और मेरे हाथों में शी पास्ट अवे। अच्छा, उनका इंतकाल हो गया। अब 14 अगस्त की सुबह 8 बजे वो सेरेमनी होनी थी, जो कि होनी थी, और मैंने उसको होस्ट करना था। और उनका इंतकाल हुआ था एक दिन 13 को 3 बजे दोपहर में। सही वक्त याद है, हाँ, 2-4 के दरमियान 3 बजे। अच्छा। अब मेरे फॉरेन ज़ाहिर है वो पीटीवी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ज़ाहिर है लोग आने लग गए, कॉल्स आ गई, तो एमडीपीटीवी और सब लोग फॉरेन के भाई। अब ये भी था कि पूरी रिहर्सल्स मैंने की हुई थी। अब जनाजा और वो आम रिकॉर्डिंग हो, कोई शूटिंग हो, तो हम फौरन, ज़ाहिर है ऐसी चीज़ में तो सब कुछ कैंसिल हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, तो उनके आए, मुझे याद है डायरेक्टर प्रोग्राम्स फ़ौरन मेरे घर आई और फ़ौरन के भाई अब क्या करना है, बड़ा अफसोस भी है। लेकिन मुझे उनकी सिचुएशन का अंदाज़ा भी था कि कल फिर कौन होस्ट करेगा अगर मैं नहीं करूँगा, रिहर्सल सारी मैंने की नहीं। सो फॉर अ मोमेंट बड़ा मुश्किल वक्त होता है आपके माँ का आपके हाथों में चले जाना। आपके जज्बात ही कुछ और होते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैंने, और मेरे बड़े भाई भी वो अमेरिका में थे, तो वो सारी जिम्मेदारियां भी मेरी। अच्छा, मैंने ना एक सेकंड के लिए सोचा कि मुझे अब क्या करना है, कि कल मैंने ये इवेंट करना है होस्ट या नहीं करना। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि वो जो चली गई, उसने ये प्रोडक्ट तैयार की थी, उसने मेरी तरबियत की थी, और मेरी माँ दुनिया में इससे ज़्यादा पंक्चुअल शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत पंक्चुअल थी, बहुत पढ़ी लिखी, सोफिस्टिकेटेड। तो मैंने कहा यही तो वो आज इम्तिहान है मेरा, कि उनके तरबियत का आज मैंने नतीजा अनाउंस करना है। सो आई सेड कि यस आई विल डू इट। और फिर ज़ाहिर है बरादरी, मेहमानदारी घर में शुरू हो गई, कज़न्स वगैरह, बहन मेरी, सब लोग आ गए। तो अगले दिन मैंने वो इवेंट होस्ट किया, और बिल्कुल प्रोफेशनली उस तरह से किया कि मैं गया और पूरा वो लोग, और वो स्विच, मैंने बटन स्विच ऑफ किया हुआ था
और वो जो ही इवेंट ख़त्म हुआ फिर मैंने वो अपना एज अ सन स्विच ऑन किया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त हो नहीं सकता कि आपकी माँ चली जाए, लेकिन उस वक्त भी आपने ये देखना है कि आपने अपने आप को कंपोज कैसे करना है। इतने मुश्किल वक्त में आपने अगले 2 घंटे 5 घंटे 2 साल के लिए अपने आप को तैयार कैसे करना है। लोग बिल्कुल ढह जाते हैं बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और माँ का चले जाना ना वाकई ढह जाने की तरह होता है ना। बिल्कुल। तो वो मुझे एक वक्त याद है कि इतने मुश्किल वक्त के अंदर आई पुल्ड माई सेल्फ अप और मैंने अपने जहन में सिर्फ एक इमेज रखा हुआ था। पूरे शो में मेरे सामने एक तस्वीर थी और वो मेरी इमेज मेरी माँ का था कि यस आई एम मेकिंग हर प्राउड। वो इस वक्त मुझ पर फख्र कर रही होंगी कि आपने अपनी जबान निभाई और एक नेशनल इतने ड्यूटी सारे लोग फंसे हुए हाँ, थे हाँ। उस वजह से कि एक नेशनल कॉज, एक हमारे मुल्क का, हमारी स्टेट का सबसे बड़ा फंक्शन होता है 14 अगस्त का, तो उसके अंदर मेरा बहुत वाइटल किरदार था। तो आई डिड दैट एंड आई नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मैं समझता हूँ कि अब भी वैसे आपस की बात है, मैं ये वाकया भी सुना रहा हूँ, मुझे लगता है वो पता नहीं कहाँ से निदा वो एनर्जी आ गई थी, वो पॉजिटिविटी कहाँ से आ गई थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कहीं से आ गई थी। देखिए ये चीजें होती हैं, हम पिक करते हैं। हाँ। ये वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, और ये हर एक के अंदर होता है। ये स्ट्रेंथ आप कहते हैं नहीं नहीं मैं बड़ी हाय मैं तो बड़ी कमजोर हूँ, नहीं भाई नहीं मैं तो नहीं कर और सकूंगा। वही शख्स जो कह रहा होता है मैं बहुत कमजोर हूँ, जब आता है मुश्किल वक्त पड़ता है ना, वहीं उसको से खुद आपको यकीन नहीं आता हाँ। कि मैं इससे निकल कैसे गई। उसको खुद यकीन नहीं आता उस शख्स को। तो ये चीजें हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं और हम उससे वाकिफ नहीं हैं। और ये जो औकात हैं, ये वक्त हैं बुरे और अच्छे वक्त, ये हमारी डेफिनेशन हमें पता चलती है कि हम क्या हैं बेसिकली। जो बात है। फादर पास्ट अवे। सैफ आपका ये है। जी अच्छा जी, मैं आई वॉज 9 पेशावर में, आपको पता है मोस्ट विक्टिम सिटी हमारी पूरे मुल्क में, जहाँ पे एक टाइम में बड़े ब्लास्ट होते थे। तो मेरे वालिद साहब भी पीस कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त, और वहाँ ये हादसा हुआ था जिनमें वो शहीद हुए। एंड उसके बाद मतलब अब 9 साल का था, मेरा जो सबसे छोटा भाई था उसकी 2nd बर्थडे थी नेक्स्ट डे पे। अल्लाह। तो उसके बाद यही था मोस्टली हमारा घर में यही चीज़ होती थी कि मेरा था कि मैंने स्टडीज़ पहली प्रायोरिटी रखनी है। मेरा क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक़ था, तो क्रिकेट भी उसकी वजह से मेरा फिर वो हुआ कि एक खेल है, आइडिया था नहीं कैसे होगा क्या होगा, बड़ी हद तक मैं खेला भी। लेकिन आपको पता है वालिद के बग़ैर एक चीज़ बिल्कुल थोड़ी चेंज हो जाता है सिनेरियो, और बचपन में ही ऐसा हो। लेकिन ये है कि फ़ैमिली में सब ने, बड़ों ने, चाचू थे, मामू, सब ने एक वाइटल किरदार अदा किया हमारे उसमें। मेरी वालदा का इसमें बहुत बड़ा वो है कि उन्होंने अच्छे से अपने पे कंप्रोमाइज़ करके हमारी तालीम पे, कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं जी। 3 भाई। तो हमारी तालीम पे, कपड़ों पे हमें आइडिया है। वो ईद पे ख़ुद भी वैसे कुछ नहीं पहनती थी, होता है ना, हमें तो आइडिया हो जाता, लेकिन हमारे लिए अच्छे कपड़े लेना, अच्छा वो करना, ताकि हम एहसास कमतरी में ना रहें। तो वर्किंग कौन था घर में? अच्छा, अम्मी वर्किंग थी कि नहीं? नहीं, वो घर पर ही थी हमारा, मतलब Joint किराए family के घर वगैरह था, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अच्छा। तो वो जो किराया वगैरह आता था उससे हमारा होता था, गुज़र जो बसर, भी नॉमिनल सा एक घर का वो चलता है, तो वो चलता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी ने मुझे, जब मैं तमाशा में आया तो उसके बाद मैंने क्रिकेट में देखी चीज़ें, फेलियर्स देखे, मैं म्यूज़िक जब स्टार्ट किया मैंने उसमें चीज़ें देखी। तो मैं जब यहाँ आया तो मेरे पास बैकग्राउंड में इतनी चीज़ें थी कि अक्सर ये कोई कहता था ना इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, ये हो गया, मैं कहता था क्या छोटी छोटी बातें हैं तुम लोगों की, ये तो ये कोई बात ही नहीं है। और वो कोई ऐसा वो मौका आता नहीं था इसमें, जब मैं शो में भी था, कि मुझे लगता हो यार बस अब बस हो गई है। क्योंकि आपके बचपन से ही ऐसे वो एक हुआ होता है ना, आपने इतने सारे आप मुश्किल वक्त से गुजर कर Phases आए आपने होते देखे होते तो हैं। ये चीज तो आपको हलवा लग रही होती है, ये वो वाली बात। बिल्कुल ये चीज़ तो मेरे लिए एक था कि बस या मैं ही हूँ। हाँ। जब मैं शो में आया हुआ था तो वही वो फादर का गुजरना, उसके बाद जो मैंने स्ट्रगल देखी, तो मुझे फिर अब एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे मजबूत किया, Tough इस वक्त के लिए टफ किया। हाँ। तो यही है कि अब मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरी वालदा की वजह से हूँ। हाँ। मेरे वालिद साहब की, मैं आप यकीन माने इस तमाशा घर में मैं जो शेर पढ़ता था, मेरे वालिद साहब को शेर लिखने का, शेर पढ़ने का बड़ा उन्हें शौक़ था। तो मुख्तलिफ शेर वो उनके बचपन में जो उन्होंने कहीं लिखे होते थे,
वो हमारे पास वो थी, पहले लोग अक्सर डायरिया या- डायरीज में हाँ। या एक बोर्ड सा होता था, वहाँ लिखे होते थे। हाँ। तो ऑन द स्पॉट आप भी एक दिन आई थी, आपके सामने कुछ इस तरह बात हुई, तो मैंने शायराना तौर पे उन्हें जवाब दिया जो मेरे साथ खातून बैठी थी। तो वो एक नेचुरल, वो बचपन से था, वो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हुई थी, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं थी और मैंने कहीं यूटिलाइज नहीं की थी। तो जब इस शो में आया मैंने वो शायरी यूटिलाइज की मुख्तलिफ जगहों पे और वो बड़ी पसंद आई लोगों को। अब मैं बाहर जब निकला मैंने देखा बड़ी वायरल थी। मोस्टली मेरी जो पोइट्रीज थी अच्छा वो एक जेल पे चढ़ के मैंने कुछ शेर पढ़ दिए थे, कहीं में ये कुछ बात करते थे, मैं इन्हें पोइट्री के थ्रू रिप्लाई दे देता था। तो वो जो चीज़ें थी वो मेरी देखें कहाँ काम आई, जो बचपन से मैं देख रहा था। तो ये होता है जी, ये लाइफ में एक फेज गुजरा। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं एक दूसरे से कि कभी कभार आपको जो झटके ज़िंदगी से मिलते हैं, वो शॉक्स जो हैं, वो कभी कभार बेहतरी की तरफ भी डाइवर्ट हो जाते हैं। और हर मुश्किल वक्त में कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड या अवार्ड छुपा होता है। अगर आप यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपनी ज़िंदगी की तरफ, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, बजाय इसके कि आप हिम्मत हार जाएं और डिप्रेशन में चले जाएं। सो आज हम सब आपका मोराल अप करने के लिए अपनी अपनी ज़िंदगी पे गुजरी हुई कोई ना कोई दास्तान आपको सुना रहे हैं। अपना मोराल भी जो है ना बड़ा ऊपर अपना करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मुड़ के पीछे देखें बहुत और ये चुनें कि अच्छा ऐसे कौन कौन से लम्हे थे जब मेरा लम्हे लगता था कि बस अब गए, लेकिन फिर वो कोई चीज़ होती है जो ऊपर उठाती है। और स्पेशली जो गम वाले लम्हात है ना, बंदा उसको विजिट नहीं करना चाहता कि कहीं दोबारा ट्रिगर ना हो जाए, लेकिन जरूरी है ताकि वो जो लेसन आपने सीखे हुए हैं ना, वो दोबारा कहीं रिवाइंड करने के लिए दोबारा ना गुजरना पड़े उस तकलीफ से। बिल्कुल। सो ये कॉन्फिडेंस इज अ की, ये तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे इन्होंने अपना वाकया शेयर किया कि इनकी मदर की डेथ हो गई, और उसके बाद फिर इन्होंने स्टेज पे जाके, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मतलब आप इतने गम की स्टेट में हैं और आप इतने सारे लोगों के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने आप को कंपोज maintain रख रख रहे हैं। तो आपने कहा कि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं इस चीज़ को इस तरह कैरी कर सकता हूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया एकदम, और आप इतने सारे लोगों के सामने आपने वो अपना जो है ना परफॉर्म किया, जो भी लाइक आपने ट्रेन किया हुआ था जिस लिए भी, और अच्छे तरीके से वो हो गया। उसके बाद फिर आपने अपना स्विच ऑफ किया। वो एक स्विच ना हर इंसान के अंदर होता है। वो स्विच आप किसी भी टाइम ऑन कर लें, किसी भी टाइम ऑफ कर लें। जैसे इन्होंने अपना स्विच इतना टाइम ऑफ रहा, फिर उन्होंने एक बार ऑन किया और फिर कॉन्फिडेंस से वो शेर और शायरी, और फिर वो लोगों को वो चीज़ पसंद आई। जब आप कॉन्फिडेंस से कोई काम करते हो, फिर वो उसका होता है, फिर उसका शोर होता है, फिर उसको वो अप्रिशिएट की जाती है वो चीज़ कि भाई ये इतने तरीके से कर रहा है या इतने तरतीब से की जा रही है चीज़। तो जो भी लाइफ में आप करते हो, जो भी एनीथिंग, इट कुड बी लिटरली, आप छोटी से छोटी जॉब भी है ना, आपने कॉन्फिडेंस तुम अपने बारे में बताओ ना। मेरा शुरू से ना एक रहा है, माइंडसेट ये रहा है कि जो भी काम करूँ ना, वो मैं इस तरह से करूँ कि बेस्ट हो। मतलब मोहम्मद अली बॉक्सर, ही यूज्ड टू से कि अगर मैं कचरा उठाने वाला भी होता ना, तो मैं वो इतने अच्छे से करता कि मैं पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कचरा उठाने वाला होता। तो वो आप सबसे बेस्ट तभी होते हो अपना जो भी काम कर रहे होते हो जब आप कॉन्फिडेंस में होते हो कि मैं बस कर लूँगा। मैं देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी एंड आई वांट टू उसको एड्रेस करना चाहूँगी। इतना टाइम स्टाफ कॉन्स्टेंटली वो शो में कहते रहे मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, और हम लोग ना मतलब क्योंकि हम कंपटीशन में थे, जाहिर है कंपटीशन के तौर पे लेंगे, तो हमने कंपटीशन के तौर पे लिया। हमने क्या, बोलने से थोड़ी ना हो जाता है, फिर हो गया बोलने से, ही वॉन द शो, क्योंकि उसको था कॉन्फिडेंस। आजकल तो ये जिंदगी दुनिया में ट्रेंड आया हुआ है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करें, बिल्कुल। आप जो सोचते हैं अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, वो होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। हाँ। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है, मेरे तो ये हो गया, मैं तो कुछ कहीं रही नहीं, मैं तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, कोई भी चीज़ मुश्किल है तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। आप मैनिफेस्ट करें कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, और आप बेस्ट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे। हाँ, उस पे एक बड़ा अच्छा शेर है, वो कहते हैं कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा, और मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा ना होगा, मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। क्या बात है भाई, ये अब्बा विरसे में देके चले गए आप। ये चीज़ है, खून में है ना वो चीज़। नहीं, बात तो अलग अलग जगहों से मैं सुनता हूँ। मेरी वो अच्छी है कि शायरी जब मैं सुन लेता हूँ मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रहती है। जी जी।
तो तुम क्या बताओगी अपने बारे में? जैसे मैं सोशल मीडिया पे मेरा बैकग्राउंड इस तरह से है कि नहीं अप्रिशिएट किया जाता लड़कियां ना अगर घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन हालात कुछ इस तरह से हो गए ज़िंदगी में कि मुझे खुद ही अर्न करना पड़ा, क्योंकि शादी मैंने जैसे मेंशन किया कि बहुत अर्ली एज में हो गई, 13-14 की उम्र में बंदे को कुछ समझ नहीं होती। तो फिर वो मेरे एक्स हस्बैंड का जो भी था सिस्टम एंड एवरीथिंग, और मेरा घर से बेदखल होना वाज माई, जैसे आपकी मदर की डेथ पॉइंट था इनका, मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो वेज ऑफ लाइफ मैं देखती आ रही हूँ ना, दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, क्योंकि मेरे लिए वो पैटर्न नहीं लिखा हुआ, मेरा इंतहाई मुख्तलिफ पैटर्न है और मुझे उसी तरीके से लेके चलना है। तो वहाँ एक गम की स्टेट में कि मैं ख़ुद को कैसे अब कैरी करूँगी, क्योंकि ना तो मेरे पास घर है ना मेरे पास कुछ है, और मुझे एजुकेशन का इतना शौक था, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मुझे पढ़ना था कि बस मैं किसी तरह से कोई डिग्री ले लूँ, और वो भी पॉलिटिक्स में। तो वो उठाने के लिए, खर्चे उठाने के लिए कमाना पड़ता है। तो फिर मैंने रिसर्च की मैं क्या करूँ, किस तरह से ज़्यादा कमा सकूँ ताकि मैं अपनी डिग्री अच्छी वाली अफोर्ड कर सकूँ, विच वॉज़ वेरी लाइक हार्ड टाइम। 3 जॉब्स की, उन जॉब्स के दौरान ना कहीं एक मैं अमेज़ॉन के लिए जॉब कर रही थी। अमेज़ॉन के जो होते हैं ना आउटलेट, वहाँ बैठ के फिर ऑनलाइन आप डील करते हो। तो अनपढ़ जाहिल किस्म की थी, और लेकिन फिर भी मेरी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी थी, 5-6 ज़ुबान। तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी लैंग्वेज थी, जो कि तुम्हें पता भी नहीं था कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन वो एक काम क्या कर रही थी कि कमा इस तरह रही हूँ कि मैं बाहर वाले लोगों से डील कर रही हूँ। हाँ। तो वो क्योंकि इतने दिल से कर रही हूँ काम के, बस पैसा चाहिए, मैंने अपनी स्टडी अफोर्ड करनी है। हाँ। तो वो मुझे आ गई, दिल लगा के किया। हाँ। वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई, मतलब तुम्हारी पिक भी स्ट्रांग होगी ना माशाल्लाह। हाँ, तो वो मैंने किया। फिर मैंने ना उसी पे उसको जब फर्दर लेके चली, एक वीडियो डाली 7 मिलियन, एक और वीडियो डाली 8 मिलियन। वो मुझे दिनों में ऐसे फेम मिला क्योंकि वो दिल से काम हो रहा था और कॉन्फिडेंस से हो रहा था कि बस अब चेंज कर देनी है पूरी। वीडियोस किस तरह की बनाती थी? अच्छा, लैंग्वेज के ऊपर ही? लैंग्वेज पे छोटी सी, मेरे वो लाइक सस्ता सा कोई फोन था, वो टेक्नो का। हाँ। तो वो उसी पे क्या थी वीडियो, क्या थी? मैं एक्सेंट करती थी। मैंने ब्रह्मी, सबसे पहले मैंने देखा है वैसे। वो तमाशा में आने से पहले मैंने तुम्हारी वही वीडियो मेरी आंखों के सामने आई थी, इसका मतलब वायरल थी, जो ऐसे ही रैंडमली आ गई। तुम एक्सेंट बताती थी उसको ऐसे। तो ये तुमने कैसे सीखा था? ये ना मुझे शुरू से लाइक अदाकार जो होता है ना, उसकी कहीं ना कहीं निकल आती है। तो उसको फिर बड़ा मुझे शौक था लोगों को इम्पर्सनेट करने का। मैं ये ट्राई करती हूँ, ये वाला कैरेक्टर ट्राई करती हूँ। तो मेरे अब्बू मुझे कहते होते थे दिमागी तौर पे खराब है, ये सुबह कुछ होती है रात को कुछ होती है। मैं जो कार्टून देखती थी ना, तो वो मेरा बात करने का स्टाइल भी वो हो जाता था। और वही, यानी ये तुम्हें बचपन से तुम्हारे अंदर ये टैलेंट था, और वो अल्लाह ने वसीला ऐसा बनाया, वो खुद निकल आया। और वो इतने अच्छे से निकला। वैसे तुम कितनी लैंग्वेजेस बोलती हो? स्पेनिश, इंग्लिश, पंजाबी, जर्मन सीख रही हूँ, और कोरियन मतलब पढ़ना, जैसे कुरान पढ़ लेते हो ना आप, तो कोरियन पढ़ना आती है, लेकिन अभी उसकी इतनी समझ नहीं आती, वो भी कंटिन्यू कर। मतलब स्पेनिश क्यों? व्हाई स्पेनिश? क्योंकि मुझे ना पैटर्न रिकग्निशन का बहुत शौक है। जैसे आप म्यूजिक सीखते हो ना, तो आपका दिमाग का एक और हिस्सा खुलता है, ठीक है। लैंग्वेज भी ऐसे ही है। आई फील लाइक कि लैंग्वेज अब जब आप बाइलिंगुअल होते हो या मल्टीलिंगुअल होते हो, आपका दिमाग मल्टी फंक्शन करता है, फिर वो ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो वो इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट आई सीक। लैंग्वेजेस सीखने वाला जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ अलग ही होती है। बिल्कुल। कि जैसे ये है, इसकी स्ट्रेंथ है लैंग्वेजेस अलग अलग सीखना। फिर आप छोटी छोटी चीज़ें पिक कर लेते हो फौरन, दिमाग ट्रेन हो जाता है। तो फिर तुम अपना खर्चा उठा पाई पूरी पढ़ाई का? वो मेरा खर्चा तो उठा पाई, यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल दिया बीच में, डिग्री नहीं मिली मुझे। हाँ। पर खैर यहाँ आना, लेकिन खैर है, डिग्री नहीं मिली, मगर तुमसे बात करके लगता नहीं है कि तुमने कम जमातें पढ़ी हैं। वैसे मुझे अब छुपाना शुरू कर देना चाहिए, मुझे बताना नहीं चाहिए। मैं यासीन ये सोचते थे शो में, ये बोलती थी हम कहते कौन से कार्टून देखती है जो हमने नहीं देखे, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं। ये कौन से कार्टून थे? नहीं, आपके बच्चे भी इंग्लिश कार्टून देखते होंगे, वो ऐसे फरफरी इंग्लिश बोलते होंगे। भाई मेरे बच्चे तो चलो पढ़ाई डिग्री ले रहे हैं ना, वो तो पढ़ रहे हैं, हम कमा रहे हैं तो हम उनको पढ़ा रहे हैं वो। लेकिन तुम्हारी बात इसलिए मुख्तलिफ है कि तुमने खुद से सीखा। तो तुमने भी तो शेयर अगर कोई बच्चे सीखना चाहे कौन से कार्टून देखें मिसाल के तौर? अच्छा, मैं आप वैसे रिकमेंड नहीं करूं। टैलेंट होता है, ये मैं बता दूं, ये उसकी स्ट्रेंथ है। मतलब ये तुमने खुद पहचानी लैंग्वेजेस वाली, और वही तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बना इधर तक लाई। अच्छा, वैसे ना लाइका की इस बात से मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज पिक की है, और वो ये निता कि कोई भी ना आपका वक्त, कोई भी इंटरेस्ट आपका ना जाया नहीं हो रहा होता। अब बचपन में अगर सैफ के अब्बा कहते कि बेटा शेर पढ़ा करो, जिंदगी में कभी काम आएंगे, ऐसा नहीं होता। या ये कहती कि मैं स्पेनिश सीख रही हूँ, जिंदगी में कभी काम आएगी, ऐसे नहीं। कोई भी चीज जाया नहीं होती। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक सबक है।
वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी इज्तनाब नहीं करना चाहिए कुछ नया डिस्कवर करने से। Always अक्सर try बच्चे to कहते हैं कि हमने तो फलानी डिग्री कर ली, हमने तो अपना टाइम वेस्ट कर हाँ, लिया। time waste किया। आपको पता नहीं नहीं, है कि वो डिग्री आपको कहाँ किधर काम आई होगी। अच्छा कई दफा बज़ाहिर काम नहीं भी आ, आपको नहीं मालूम कि बैक इन योर माइंड पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में कहाँ उसने क्या आप पे एक इम्प्रेशन डाला है, क्योंकि जो आजकल आपकी जो- शख्सियत साजी में काम आ गया। आजकल जो जेनजी बच्चे हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम क्यों करें डिग्री, हम बिजनेस कर लेंगे, हम ऑनलाइन फलाना कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम तो उनको ये सोचना चाहिए, जो हम उनको ये समझाते हैं कि भाई ये डिग्री आपको शऊर दे रही है, आपको शऊर दे रही है और आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रही है, ऐसे ही है। तो और आपको पेशेंस और बहुत सारी चीजें हमने एजुकेशन से सीखी। इवन आपका कोई शौक भी आपको ग्रूम कर रहा होता है। बिल्कुल। वो ना आपकी डिग्री है ना आप शायद उससे कुछ कमा रहे हो। आप स्पेनिश बोल के ये कोई इंटरप्रेटर थोड़ी बन गई कि ये इंग्लिश टू उर्दू टू स्पेनिश की मुतरज्जम बन गई और पैसे कमाने शुरू कर For दिए। नहीं, example, मैं आपको लेकिन मिसाल- उसने शख्सियत में कुछ डाला है मैं आपको जरूर। अपनी बहन की मिसाल देती हूँ। मेरी बहन जो है वो डायरेक्शन करती थी एक ज़माने में, तो उसके बच्चे हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे। अब उसने अपना काम का ब्रेक लिया, वो एज मदर अपने आप को ज़्यादा वो करना चाह रही थी। फिर जब वो बच्चे थोड़े से बड़े हुए, काम की तरफ वापस आई, तो वो डायरेक्शन तो नहीं कर सकती थी। उसने क्या किया, उसको लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल था, बिल्कुल इसी की तरह उसकी स्ट्रेंथ थी। वो जितनी भी फिल्में बनती थी पाकिस्तान में या फिर बाहर भी, वो सब टाइटलिंग करती थी, इंग्लिश सब टाइटलिंग, उसकी लैंग्वेज, उसकी जर्मन, उसकी इंग्लिश, उसकी उर्दू। जर्मन तो आपकी भी बहुत अच्छी जी, तो हम लोगों ने तो पढ़ाई की है उधर, तो वो उसको अबूर हासिल था। उसने उसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया कि मैं घर बैठ के बच्चों के साथ क्या कर सकती हूँ। 22 वर्ष मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं पहले एक्टिंग करती थी, मेरा इश्क था एक्टिंग, पर वही मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं क्या करती, मेरा मियाँ भी काम पे बाहर गया है और मैं भी एक्टिंग में, आपको पता है रात देर तक, तो कैसे घर चलता, कैसे बच्चे पालते। तो फिर मैंने स्विच किया अपनी प्रोफेशन को और मैं होस्टिंग की तरफ आ गई। और भी वो भी ये शो कि लाइव है, मेरे बच्चे स्कूल से घर आएंगे तो मैं भी आ जाऊँ। मैंने भी अपना करियर शिफ्ट किया, अल्लाह ताला ने हमें शिफ्ट करवाया। हो सकता है कि हम उधर नहीं, वो अब हमने दोनों चीज़ें बैलेंस रखी, बच्चे भी पाल लिए, काम भी हो गया। तो बहुत सारी औरतें मेडिकल करती हैं, डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद होती हैं, पर वो घरदारी की वजह से वो नहीं पसू कर पाती। सो आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कहाँ छुपाया है आपके लिए कामयाब। अब आपका है व्हाई मी। हाँ, व्हाई मी। अच्छा, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन कुछ टेनिस के एक प्लेयर का ये वाक़या है, बहुत अरसा पहले मैंने पढ़ा था कि उन्होंने बड़े चैम्पियनशिप्स जीती, कोई विंबलडन वगैरह, मुझे याद नहीं। खातून है या मर्द? खातून या साहब, स्टेफी ग्राफ? नहीं, आई थिंक नेवराटिलोवा का ये वाक़या है। उनको कोई बहुत ही फेटल बीमारी हो गई, कैंसर। और उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि तुमने इतना पैसा कमाया, इतनी वर्ल्ड वाइड शोहरत कमाई, फलाने तुम चैंपियन रहे या रही है, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका वाक़या है। तो इतने उसके फेम और उसके बाद एट द पीक ऑफ योर थिंग यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर। तो तुमने रब से ये नहीं पूछा कि व्हाई मी? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि देखो, जब मैं वो वाली ट्रॉफी उठा रहा था या वो ट्रॉफी उठा रही थी, तब मैंने अगर रब से नहीं पूछा कि व्हाई मी, वाह, तो फिर अब क्यों पूछूं? जब इंसान के सक्सेसेस आ रहे होते हैं ना, आपको रब की इनायात मिल रही होती हैं, इंसान बड़ा सेल्फिश है। बहुत। तब वो ये समझता है कि ओ, मैं तो जनाब सैफ अली खान हूँ सब। अच्छा, समझ। नहीं, मैं आप या मैं example तौसीक दे। हैदर हूँ। हाँ, मैं अपनी मिसाल कि ओ यार, मैं तो जनाब मेरी आवाज़ और मेरा, आप ना कहते हैं मेरी आवाज़, अच्छा मेरा अंदाज़े बयां, मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, आप हमेशा अपने ऊपर लेके जाते हैं। जो ही आपको कैंसर होता है, आप कहते हैं यार ये देखो ना, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है ना, कितना छोटा सा डिफरेंस है। उससे बड़ी खूबसूरत उसने कहा कि जब मैं वो ट्रॉफी उठा रही थी, तब मैंने अगर नहीं कहा कि रब व्हाई मी, तब नहीं कहा तो अब क्यों कहूँ? दिस इज ऑल अ पैकेज। ये हमारी पूरी जिंदगी में तमाशा जीतना या टॉप 5 में आना
या निदा यासिर बंजाना पाकिस्तान का सबसे लंबा बड़ा, हाँ सीरियसली शो चलाना, ये सब चीज़ें उस पैकेज का हिस्सा है जिसमें फिर आपके लिए आजमाइशें भी हैं। हाँ। तो जब आप उस पर नहीं कहते कि यार अल्लाह मियाँ ये मेरे साथ क्यों किया, तो फिर उस पर भी ना कहें कि अल्लाह मियाँ मेरे साथ क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हम नहीं सोचते। हाँ। और अगर ये सोच लेना तो फिर आपका नोज डाइव से टेक ऑफ करना बड़ा आसान हो जाता है कि ये सब उसकी तरफ से है। हाँ। तो ये जो है ना वाई मी, ये नहीं होना चाहिए आपके। अच्छा पिछली सर्विंग में ये मिला था, हाँ। तो ये अब निहारी खाई है तो अब दाल भी खानी पड़ेगी, मसला ही नहीं। दाल खाई है तो अब सब्जी भी खानी पड़ेगी। तो हर वक्त हमेशा आपकी हर फेवरेट वक्त डिश के नहीं लिए मिलती। आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ता है Absolutely. कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर इसी एटीट्यूड के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो बहुत बेहतरीन गुजरने का मैं कहती हूँ अंदेशा रहेगा कि बेहतरीन गुजरेगी। वरना अगर आप डरते ही रहेंगे कि, और शुक्रगुजारी सबसे बड़ा है, हाँ। शुक्रगुजारी। डिप्रेशन में नहीं है सारी सारी जो न्यू जनरेशन है। मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, हालांकि सबके साथ कोई इतना खास हो नहीं रहा। हाँ। नहीं, और अगर बुरा होता है तो सबके साथ ही हो रहा होता है। हाँ सब हम सेम ही कहते हैं चल रहा है। मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं मुझे ही दोस्त जो है धोखा दे जाते हैं। असल में एक मेरा ज़माने ये नहीं में होता। जब हम भी टीनेज में थे और हमें इतना शऊर नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी लगती थी कि हाँ ये कितना बुरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती और शऊर आया तो फिर लगा कि यार ये तो कोई हंसी आती है। मेरी अम्मी मुझे ये कहती थी जब मैं छोटी थी कि बेटा ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि अभी तुम्हें मुश्किल आ गई, एग्जाम हो गए, फलाना हो गया, इसकी टेंशन है, उसकी टेंशन है, 5 जब साल बाद जब मुड़ के देखो जी तो तुम हंसोगे अपनी इस पर कि ये तो कुछ भी नहीं था। तो वाकई जो भी हो गया वो कुछ भी नहीं है, आगे पता नहीं और क्या क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और आई गेस अल्लाह करे कि हमारी किसी भी बात से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आ सका तो बस हमारी ड्यूटी आज सुबह की पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल, फिर अच्छे से हम अपना वीकेंड एंजॉय करेंगे। मैथमेटिक्स, ओ मैथ्स का पेपर। हाँ जी। ये ऐसा है कि मैं कंप्यूटर साइंसेज जब मैंने ज्वाइन की यूनिवर्सिटी में, वो एफिलिएट कॉलेज था हमारे पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ, तो मुझे आइडिया नहीं था कैलकुलस होती है, मैथ्स कैलकुलस कहते हैं यूनिवर्सिटी में। और वो पेपर जो था फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, फिर सेकंड सेमेस्टर में भी था। अब मैथ्स मेरी वैसे इतनी अच्छी थी नहीं, अच्छा। तो पहले जो पेपर मेरा आया, जो एग्ज़ाम आया, उसमें शादी भी चल रही थी घर में किसी की, तो वो मैंने इतनी तैयारी करके गया नहीं था। मेरा था दोस्त से कुछ फार्मूला या कुछ मैं पूछ के साथ साथ, तो बस वो पेपर ये निकल जाएगा, बस वैसे ही 1 ही 2 बार आना है। खैर करनी हुई कि मैं जिस तरह ही वो स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम, मैंने एक दोस्त को पूछा कि यार ये इसका क्या है, तो बस वो कहीं विजिलेटर ने देख के मुझे उठा लिया, उठाते साथ ही बाहर बिठा दिया। बाहर मैं ग्राउंड को देखूं, खाली ग्राउंड, मैंने कहा यार मैं तो किसी से पूछना भी चाह रहा था, अब तो कुछ भी नहीं है। खैर वो पेपर मेरा फेल हो गया। दूसरा अटैम्प्ट आया, उसमें मैंने पास कर दिया ये वाला पेपर, क्योंकि अगला जो आप सेमेस्टर में जाते हैं दोबारा एक चांस मिलता है कि आपका। सेकंड सेमेस्टर में फिर पेपर था, वो फिर फेल हो गया मेरा। पहला पास हुआ तो दूसरा फेल हो गया। अभी मैथ्स मेरे लिए अजाब बन गया। मैंने कहा यार ये मैथ्स का मैं करूं क्या, ये तो टेंशन है मेरे लिए। बाकी सब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर ये पास हो तो जीपीए भी अच्छा है मेरा। करना यूँ हुआ कि बैड लक कहें कुछ भी कहें, मुझे कोई 3 मार्क्स से सेकंड सेमेस्टर का जो कैलकुलस 2 था वो दोबारा भी फेल हो गया, और मुझे यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे मैं ड्रॉप आउट हो गया। मतलब ड्रॉप आउट इन अ सेंस कि बस उन्होंने कहा बस फेल, 1 साल आप दोबारा मतलब कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये पेपर पास होगा तो आप फिर अगले सेमेस्टर में जाएंगे। और इस वक्त में 4th सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, और वो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गलती थी कि जो हम एफिलिएटेड कॉलेज थे, एडवर्ड्स कॉलेज में मैं था, तो यूनिवर्सिटी ने थोड़ा लेट रिजल्ट अनाउंस किया था, और तब तक 4th सेमेस्टर के एग्जाम भी आ गए थे। खैर हमें कह दिया, अब हम 4-5 लड़के ऐसे थे जो कि उसमें आ गए थे। चंद की फिजिक्स फेल था, मैं एक वाहिद था जो मैथ्स वाला था। मैं घर बैठ गया, बड़ा अफसरदा मैं था कि यार मैं म्यूज़िक करता था मोस्टली, शायद इस वजह से सोसाइटीज़ में इन था, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन था। फिर मैंने सोचा बीए करूँगा, फिर एमए करूँगा, बस देखता हूँ बाहर कुछ होता है ना कि यार ये तो सब गलत हो गया। इसकी वजह से मैंने क्रिकेट भी अपना छोड़ा कि स्टडीज़ करूँगा। एक दोस्त ने कॉल की, उसका भाई कहीं वकील था, उसने कहा यार इस तरह यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ गलत किया, हमें तो पहले बता देते तो हमारा कुछ टाइम ना ज़ाया होता। उसने कोर्ट केस कर दिया, कहते तुम्हारा नाम भी डाल दूँ। मैंने कहा डाल दो आप, क्या पाने को कुछ मिल जाएगा, हारने को क्या है यहाँ पे। उसने केस किया, मेरा नाम डाला यूनिवर्सिटी ने जी। अगले दिन क्योंकि स्टूडेंट थे
हमारा तो जो अदलिया है उन्होंने कहा स्टूडेंट्स का वक्त कैसे ज़ाया हो रहा है, उन्होंने हमें इजाज़त दी कि इनका एग्ज़ाम लो और इन्हें चांस दो कि ये करें। वो अल्लाह की करनी, एग्ज़ाम मैंने दिया और वो मेरा पेपर पास हो गया। जिसने मुझे बोला था उस बेचारे का फेल हो गया। मैंने वो पेपर पास करके मैं वापस 4th सेमेस्टर में बैठ के कोई ड्रॉप आउट नहीं हुआ और मैंने अपने वक्त पे फिर वो डिग्री की। लेकिन वो ये जो वाकया था, अब ये आपकी जिंदगी में बहुत वसीले आए हैं भाई, जो बात वसीले आए हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, वसीले ये आए, अल्लाह की इससे तरफ से होता अंदाजा है। हो रहा है अल्लाह वो का। जैसे वो तुम्हारी फैन थी ना जिसने स्क्रीनशॉट वही भेजा मैं कह रही ऐसे ये मिला। उसी तरह से ये वाला दोस्त जो दोस्त आया है वो किधर है आजकल, क्या कर रहा है? नहीं वो दोस्त वो अच्छा है। पास हुआ बाद में कि नहीं? नहीं वो पास हो गया, वो पास हो गया 1 साल उसका late भी बड़ा पास हुआ। किरदार है तुम्हारी जिंदगी में। नहीं यूनिवर्सिटी में बड़े केसेस है। मेरा दोस्त है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, एक अच्छा वेब डेवलपर है। अब यकीन एक दूसरी मजे की बात, इसी में लास्ट सेमेस्टर है हमारा और मैं म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। मतलब मैं आखिरी सेमेस्टर्स में होता है ना, आपको पता होता है मैंने ये एग्जाम देने, अब आपको सब आइडिया होता है कि मोस्टली तो अब इसमें चंद ही वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं 5। हमारा एफिलिएट कॉलेज था तो यूनिवर्सिटी हर कॉलेज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं सेक्रेटरी गया और अब मैं इतना हेक्टिक वहाँ में इवेंट करा रहा था म्यूजिक सोसाइटी का कॉलेज में अपने। तो मैं गया और वहाँ पे मैंने कहा कि अब अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिखने होते हैं लास्ट सेमेस्टर के कि ये सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हुए हैं और इसमें एग्ज़ाम होगा। तो मैं वहाँ भर के आया, मैंने देखा, मैंने कहा यार मुझे क्या सही याद नहीं एग्जैक्ट नेम्स जो हैं, पूरे नाम होते हैं जैसे फंडामेंटल ऑफ IT ये हो। तो मैंने क्या नीचे देखा जो सब में लायक लड़का था जो आजकल AC भी है, असिस्टेंट कमिश्नर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। मैंने उसका देखा और नीचे उससे दूसरा भी देखा, तो यही जो सब्जेक्ट थे मैंने भी जल्दी जल्दी वो लिख के दे दिए। अब जब हमारी रोल नंबर स्लिप आई पता चला वो एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हमने पढ़ा ही नहीं है 8वें सेमेस्टर में। अब हम HOD के पास गए, वो हम पे गुस्सा हो, कहते सब्जेक्ट तुमने पढ़ा नहीं, बस अब तुम दो इसमें पेपर। यार मज़े की बात वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पेपर था और वो हमारा आता था, हमें इतना वो था नहीं कि इशू होगा। तो पूरी क्लास एक पेपर दे रही, हम 3 लड़के, हमारे लिए अलग पेपर आ रहे हैं जो डिफरेंट कॉलेज का। तो अलग अलग किस्से हुए कॉलेज में ज़बरदस्त। जिंदगी में लेकिन सही है, इससे बंदा सीखता है, कोई चीज़ भी रायगा नहीं जाती। है। तो ये है कि मतलब एक वो जो फेलियर था वो बस हार नहीं माननी चाहिए, अल्लाह खुद वसीले। मैं तो इस पे बड़ा बिलीव है मेरा कि अल्लाह ने जो भी इंसान के लिए लिखा हुआ है उसमें बेहतरी है। आप यकीन माने कभी मुझ पे कुछ इस तरह छोटी मोटी बात आ जाती है, कुछ गलत हो जाता है, मैं कहता हूँ इसमें बेहतरी होगी। कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, कुछ होता है या कोई चीज़ नहीं चलती, मैं कहता हूँ इसमें बेहतरी होगी, खैरियत होगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और मुझे कहते हैं कि यार आप अभी तमाशा जीते और अब इसके बाद दूसरा आ जाएगा, तीसरा आपका, मतलब ये जो एक पीरियड होता है आप इसमें कुछ कर लो, ये चले जाए। मैंने कहा यार इससे पहले तक मेरे पास ये भी नहीं था, अल्लाह ने मुझे अभी ये दिया है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं इसका भी शुक्र अदा करूँ कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा, जो मेरे नसीब में बेहतर होगा मुझे मिल जाएगा और उसी में मैं खुश हूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी ये बिलीव जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग इतने इनसिक्योर होते हैं जी कि हाय हमारा रोल छिन गया, हम नहीं कास्ट हुए। वो जो आपके लिए लिखा है वही आपके को मिलना है, मिलता है जी, वो मिलता है, गैब से मिलता है, आपको पता भी नहीं चलता है कैसे मिल गया, क्या हुआ। फेलियर ना हो ना, फेलियर ना हो तो आप 2 मिनट के लिए सोचें जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाए। एग्जैक्टली। अंधेरा नहीं है तो रोशनी का फायदा नहीं। आपको अगर सिर्फ कामयाबी मिल रही है, वो कहते हैं जी मट्टी को हाथ लगाए सोना बन जाता है, अच्छा बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो एक कहानी थी ना कि वो उसको पावर मिल गई थी कि वो कहती मैं किसी चीज को हाथ लगाऊं मुझे वो सोना बन जाए, तो उसको वो पावर मिल गई। अब वो रोटी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाए। वाह वाह वाह। तो रोटी वो सोना कैसे खाएगा क्या। सो ये जो है ना कि सिर्फ कामयाबी भी जो है ना वो बहुत ज्यादा वो blessing जिंदगी could be a curse। बड़ी बोरिंग हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी अगर आपको सिर्फ कामयाबी मिले। बिल्कुल हकीकत है। और कामयाबी सर एकदम रातों रात नहीं आती। लोग अक्सर हमें कहते हैं जैसे आप तमाशा में आए, देखिए बस 2 महीने गुजरे आप एकदम हिट हो गए या आपका हर कोई आपको जानता है। अब उसे पता नहीं 2017 से मैं कॉलेज में म्यूजिक कर रहा हूँ, मैंने 8-10 अपने ओरिजिनल्स निकाले, कोई सुनता ही नहीं था, 1,500 व्यूज। स्ट्रगल लोगों को नजर नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त तो वो आपको जानते ही नहीं है। जब वो जानते हैं तो वो कहते हैं ये बस अचानक आया यार, इसका ड्रामा कितना हिट हो गया, ये छा गया। लक डजंट एग्जिस्ट, ये तुम्हारा सोच है। रिलेटिंग टू अभी यही बात कि लोग ये नहीं देखते कि पीछे कितनी स्ट्रगल है 2016 या 17 जो भी। तो फॉर मी मेरी डिक्शनरी में मैं किस्मत पे है यकीन है, पर मैं उस पर रिलाई नहीं करती 100%। क्यों? क्योंकि आई नो कि मुझे वही मिलेगा जिसकी मैंने कोशिश करनी है। हमारी तरफ आई एम नॉट, मतलब मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूँगी, लेकिन रिलीजियस बिलीफ में भी आता है कि जो आप जिसकी कोशिश करते हैं आपको वही मिलता है। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं कोशिश ही नहीं कर रही, एग्ज़ाम है मेरे और मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो हाउ विल आई पास दैट?
मैं फेल हो जाऊंगी ना ऑब्वियसली। अबे यार वो किस्मत में था, वो फिर नहीं पास नहीं हुए, वो किस्मत में था वीज़ा नहीं लगा, किस्मत में था जॉब नहीं मिली। यू डिडंट वर्क इनफ फॉर दैट, आपने उसके लिए उतनी कोशिश नहीं की जितनी रिक्वायर्ड थी। वही बात आ गई कि रातों रात सक्सेस नहीं मिलती। अब मेरा भी पीछे कितने सालों की एफर्ट थी, एंड देन कहीं जाके जो मिला वो मिला, ठीक है। वो फल मेरी एक ऑडिशन का नहीं है, वो फल है मेरे कैरेक्टर का, जो मैंने इतने सालों से बिल्ड किया है। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ के इन केस लाइफ गिव्स मी लेमन, हाउ टू मेक लेमनेड थ्रू इट। तो वो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड गेव मी द सक्सेस, जो सक्सेस मुझे मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर जो अल्लाह ने वसीले बनाए, लेकिन उन वसीलों का इस्तेमाल भी तो किया मैंने उनको ज़ाया नहीं ना जाने दिया। बहुत, और हर बंदे की ज़िंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं कि आप बैठ के सोचो ना कि यार ऐसे ऐसे हालात हो गए, मैं कैसे उन हालात से निकल गया, या अल्लाह ताला ने कौन कौन से वसीले बनाए। अगर आप उन वसीलों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो, यू नेवर नो कि लाइफ में आप कहाँ जा सकते हो। तो सिर्फ ये बैठ के दुआ करते रहना हमारा बड़ा एक कल्चर है। और आई वुड लाइक शेयर एक छोटा सा वाक़या। मैं लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी, तो वापसी में ना ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर रहा है, तो मुझे चाय चाहिए थी, बहुत थकावट हो गई थी। तो मेरी ना गाड़ी की विंडो पे एक बच्चे ने नॉक किया, मांग रहा बच्चा। तो विंडो डाउन की मैंने, तो मुझे कहता है मैंने ना 1000 रुपये आज का जमा करना है, तो मैंने घर आटा लेके जाना है। मैंने कहा 1000 रुपया मैं तुम्हें दे तो दूँ, लेकिन मैं कैसे लाइक ये इस चीज़ की श्योरिटी होगी तुमने घर ही लेके जाना। फिर हमने गुफ्तगू करना शुरू कर दी। छोटा सा 7-8 साल का बच्चा था वो, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट, तो मुझे वैसे बड़ा इंस्पायर करता है। हम लोग कितनी देर बात करते रहे, वो चाय बन रही थी। अब वो मुझे बता रहा है मुझे ना आपके पास फ़ोन है, मुझे भी फ़ोन बहुत पसंद है, मेरे दोस्त हैं लेकिन वो ना मुझे अपना फ़ोन देते नहीं है। तो मेरी मामा मुझे कहती हैं तुम अल्लाह मियाँ से दुआ किया करो, वो तुम्हें फ़ोन जो है ना कहीं से आ जाएगा। अब मेरा इतना दिल किया लेकिन कि मैं ना कहूँ, लेकिन वो कूड़ा उठा रहा है वो बच्चा, तो मुझे उसको ब्रेक डाउन करना पड़ा, उसके लिए रफ़ एंड टफ बोलना पड़ा। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं मिलता, दुआओं से नहीं मिलता। ब्रूटली मैंने उसको बोला दुआओं से बेटा चीज़ें मिलती होती ना तो आप अभी यहाँ नहीं होते। आपने अल्लाह मियाँ से घर मांगा होगा, आपने दुआ की होगी, पर नहीं मिला ना, आप इधर काम कर रहे हो। तो आपको काम करना पड़ता है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको ऐसे नहीं मिलती। तो फिर मैंने वो छोटा बच्चा था, मैं कैसे उसको समझाती, लेकिन मैंने गुफ्तगू में ही कहीं ना कहीं उसको दिया, हिंट दी कि अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आपको उसके लिए जमा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको मिल जाएगा। ऑब्जर्वर इफेक्ट, अगर एनीवन नोज दैट, कि आप जो चीज़ ढूंढते हैं आपको वही मिलती है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आज आपने कितनी लाल गाड़ियाँ देखी थी रोड पे, तो आपको याद होगा कितनी, लेकिन अब चूंकि आपके जहन में ये सवाल है तो अब आप देखोगे तो जितनी लाल गाड़ियाँ होंगी आप वो गिनोगे। नेक्स्ट टाइम मैं सवाल पूछूंगी आपको उसका जवाब पता होगा। तो जो चीज़ आप तलाश करते हो आपको वही मिलती है, जिसकी मेहनत करते हो उसी का फल मिलता है। सो लक डजंट एग्जिस्ट, यू मेक इट हैपन। दैट्स माय थ्योरी। वैसे फोन देना चाहिए था तुम्हें उनको। मैंने दिया था उसको, मैंने गेम खिलाई थी उसको। जहाज में आग, ओ माय गॉड। अच्छा ये वो चीज़ है, डेथ एक्सपीरियंस ना, 2002 की बात है, 2002। आप दोनों तो बहुत ही मेरी शादी हुई है उसमें। मैं पैदा हुई थी। नहीं, मैं इन दोनों की बात करूं, तुम्हारी बात नहीं। मैंने उधर तो देखा। मैं तो कह रही हूँ मेरी शादी हुई थी उसमें। तो वही ना, तो हम दोनों नहीं, ये दोनों। तो 2002 में हम लोग मस्कत गए, ओमान। अली हैदर, मैं, वहाँ पे एक शो था, मैं होस्ट कर रहा था और अली ज़ाहिर गा रहा था। तो ख़त्म हुआ तो अली सब ने फ़्लाइट ली, कराची आ गया। मैं रुक गया 2 दिन के लिए, मेरे वहाँ पे कुछ फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे। तो 2 दिन के बाद अब मेरी रात के ना 2-3 बजे फ़्लाइट थी मस्कत कराची। अच्छा। तो जहाज़ ना टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल जब टैक्सी कर रहा होता है ना, तो बिल्कुल वो जो करके ना बैठे हुए, और बहुत कम पैसेंजर्स थे, और रात का वक्त, लोग आधे बिल्कुल ही शुरू में बैठते साथ ही सोने वाले मोड में चले गए। जहाज़ जो ही टैक्सी करने लगा तो ब्रेकें लगी, रुक गया और जहाज़ में धुआं भर गया। तो इंजन में कोई, और वो फिर जो एक प्रोसीजर होता है, हमने हमेशा सोचा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यू नो द इमरजेंसी एग्जिट आपके पीछे ही है और ये होगा वो। तो हमेशा जहाज़ में बैठ के हम सुनते हैं। मैंने वो एक्चुअली एक्सपीरियंस किया कि वो फिर इमरजेंसी एग्जिट और वो लोग आना, वो इवैक्यूएशन, क्योंकि धुआं भर गया तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह के जहाज़ में फिर वो आग भड़की नहीं, कुछ नहीं हुआ। खैर हमें इमरजेंसी, वो जो 3 मिनट थे जब जहाज़ में धुआं भरा, जहाज़ टेक ऑफ से पहले रुका, इमरजेंसी दरवाजे खुले, हमारी इवैक्यूएशन हुई, वो 3 मिनट बिल्कुल वो थे कि ओके नियर डेथ This is it. एक्सपीरियंस हो गया। अब 2002 में, अब मैं आई एम
55-56 साल का हूँ, तो उस वक्त कितना आई मस्ट बी कितना 30 समथिंग, तो आई वाज अ यंग मैन। तो एक मिनट के लिए ना आया कि आप ना आपकी एक्चुअली आपकी पूरी जिंदगी की फिल्म आपके सामने चल जाती है। यस ये मैं कह रहा हूँ, और यकीन करें ऐसा ही हुआ। एक मिनट के लिए मैंने कहा कि ओके दिस इज इट। लोगों ने किसी कोई कलमे पढ़ रहा है, कोई अपना जो भी एक होता है शोर मच गया, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या था ना। हाँ ये 30 साल की 30 सेकंड की एक शॉर्ट फिल्म मैंने देखी, और मेरे अंदर से जो चीज निकली वो एक्चुअली नेचुरली वाज थैंक यू कि मैं वो प्रोबेबिलिटी, वो कहते हैं ना कि आप जो पैदा हुए हैं वो कितनी प्रोबेबिलिटीज में से एक वो इंसान बन के आप निकले हैं। या तो वो जो थैंक यू था ना कि अच्छा इफ इट इज इट। तो एक तो ना मौत का खौफ भी ना हमने बहुत सर पे सवार किया हुआ है कि अरे जिंदगी, अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, बहुत अच्छी बात है, सेहत के साथ जिंदगी दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितनी भी दे ना, हर लम्हा रोजाना सुबह उठ के शुक्रिया जरूर कहना है उसका कि यार तूने हमें बनाया। मैं 25 साल की हूँ या मैं 75 साल का हूँ या मैं 55 साल का हूँ या मैं, थैंक यू। ये जो भी थी ना फिल्म 30 मिनट की, 30 सेकंड की या 30 मिनट की, इट वाज वर्थ लिविंग। तो वो जो जहाज का वो जो एक मोमेंट था ना कि उसमें फिर इमरजेंसी इवैक्यूएशन होना, फिर जाहिर है वो जहाज फ्लाई नहीं कर सकता था, फिर वो अगले दिन पता नहीं मुझे याद नहीं, हम 24 घंटे दोबारा रुके, फिर अगली फ्लाइट आई। अगली फ्लाइट में डर ही लगा होगा वैसे। नहीं, मैं आई एम वेरी, वैसे नेचुरली आई एम वेरी कंफर्टेबल फ्लायर, मुझे डर वर नहीं लगता जहाज से, लेकिन वो जो मोमेंट थी ना, और मेरा ख्याल है मेरा इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि हर वक्त ये सोचना चाहिए रोज़ाना सुबह उठ के कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये बड़ी खौफनाक सा जुमला है, डरने की बात नहीं कर रहा, मैं तशक्कुर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि मेरी आंख खुली है, देखिए आधे डेड हो जाते हैं जब आप मरते हैं। भाई एक इंसान सो रहा है, बिल्कुल लगता नहीं खुदा ना खास्ता चल बसा है, तो अगर आपकी आंख खुली है तो शुक्र अदा करना है कि यार तूने मुझे एक रब, मेरे प्यारे रब, तूने मुझे एक और दिन दिया है जीने के लिए। वो जो है ना वो मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड वो बड़ा जरूरी है। दैट गिव्स ऑफ कि आपका ना एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बहुत पॉजिटिव है माशाल्लाह। आई एस्पायर टू बी कि मैं भी ऐसे हूँ कि इतना पॉजिटिव आउटलुक हो जाए ज़िंदगी को देख के, वरना आपकी जगह कोई भी और होता तो यही उसको होता, मैं आई डोंट वांट टू डाई। फ्रैंकली मैं तो बड़ा मुतमईन था और इत्मीनान में था कि अच्छा इफ इट इज इट दिस इज इट। तो लेकिन बड़ी अच्छी गुजरी वो 30 सेकंड की फिल्म जो थी ना, मेरे लिए तो बड़ी अच्छी थी। तो बिल्कुल मेरा तो ख्याल है हर लम्हा ये मोमेंट सोचनी चाहिए कि पता नहीं स्टूडियो के बाहर जो एक स्टेप है उससे लुढ़क के, खुदा की कसम ऐसे हुए वाक़या कि आप लुढ़क के ही चल रहे थे। तो हर मोमेंट जो है ना थैंक यू कहना चाहिए। ये तो हकीकत है, शुक्रगुजारी। क्रिकेट आज का तुम्हारा शो वैसे कुछ ज्यादा ही डेथ और आग, अब्बा चल बसे, अम्मा चल बसी, बेसिकली देखिए ना, रोज अगर आप रोज हंसते रहेंगे, रोज हा हा हू ही करते रहेंगे, तो आपको जिंदगी का सही मकसद नहीं पता चलेगा। कभी कभार आपको करनी चाहिए ऐसी बातें। जिंदगी बहुत सीरियस है, इन जनरल लाइफ इज सीरियस। हाँ, कभी कभार करनी चाहिए, ये आपको थोड़ा झंझोड़ती है ये चीजें। चलो जी क्रिकेट आ गया, मेरा ख्याल है थोड़ा सा जरा। हाँ क्रिकेट जी पैशन रहा है हमेशा से, बचपन से। पाकिस्तानी अगर हम हैं तो क्रिकेट से एक अलग ही प्यार होता है हर लड़के का। गली में क्रिकेट खेलते हैं वैसे, तो मैंने भी गली से स्टार्ट की और अंडर 14 के ट्रायल्स दिए मैंने, अंडर 15 के दिए। मेरे चाचू खुद 3 जूनियर वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान से, अंडर 19 तक पाकिस्तान साइड से भी एक मैच खेले। तो वो उनका देखा देखी, घर में अक्सर स्टार्स आते थे जो बड़े बड़े हैं, तो वो देख के होता है इंसान का क्या मैं भी ऐसा बनता हूँ। तो अंडर 14 के ट्रायल्स दिए, नहीं सेलेक्ट हुआ, 15 के हुए नहीं हुआ, अंडर 16 के ट्रायल्स दिए नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा फिजिकली में काफ़ी स्किनी था बचपन से। तो वो एक होता है ना बंदा, एक वो हाथ में एक आर्म जोर होता है अगर आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं। अंडर 17 में मैंने ट्रायल दिए, पेशावर रीजन से मैं सेलेक्ट हुआ। अब वो सेलेक्ट मैं इसलिए हुआ, मैं हूँ फास्ट बॉलर और वहाँ पे थे, ज़रूरत थी उन्हें कि ऑफ ब्रेकर आ रहा नहीं था।
तो मैंने जाके ऑफ ब्रेक वहाँ पे बॉलिंग शुरू कर दी तो उसने मुझे ले लिया, लेकिन 15 लोगों का स्क्वाड था, मुझे 16th ले लिया उन्होंने। 16th लेके अब मुझे वो ना साइड मैच खिला रहे हैं ना कुछ। अब मजे की बात, मेरा लंच भी नहीं आ रहा, टीम ने मुझे लिया हुआ है। 16th प्लेयर मैं हूँ, अब मैं बस सिर्फ हूँ और कुछ भी नहीं। मैं लंच उन्होंने 15 का अरेंज किया था ना, तुम 16 में थे। सर मैं सो रहा हूँ और मैं सिर्फ हूँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा वो स्पाइक्स वो आते हैं कि जी आपके शू क्या साइज है, ये क्या साइज है, मैं हूँ, मैं कहता हूँ मैं क्यों हूँ इस टीम में, मतलब जब जरूरत ही नहीं है तो मुझे लेके क्यों जा रहे हैं। मुझे बारिश हो रही है जी, मैं बैठा हूँ, अगर बारिश नहीं वो तो वैसे भी सब बैठे, सिर्फ गपशप के लिए मैं हूँ, ना पानी पिला, अच्छा उसके लिए भी मैं नहीं हूँ। अगर अंदर वो पानी जा रहा है, मैंने कि ग्राउंड तक तो जाऊँ, भागूँ, ये तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है यहाँ पे। खैर बस वो बैठ के देखा देखी, वो तो टूर हो गया। उसके बाद फिर उसी टीम का जब दूसरा टूर आया तो उसमें उन्होंने मुझे खिलाया, क्योंकि उन्होंने देखा प्रैक्टिस में, मैं तो जब कोई कोच नहीं होता था मैं खुद खेल रहा होता था, तो उन्होंने कहीं देखा कि यार ये लड़का तो अच्छा खेल रहा है। तो दूसरे टूर पे फिर मैंने खेला, मैंने अच्छे रन्स किए सब कुछ। लेकिन वही फिर मैंने जो बताया कि वो घर का मेरा था कि यार मैंने लेके चलना है, कि यहाँ ऐसी चीज़ें आ रही थी कि यार कभी मैच मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, PSL होता नहीं था, कुछ आइडिया था नहीं कि यार क्रिकेट से इतना नाम कमाएंगे या कुछ होता है। तो था कि पढ़ाई तो पहली प्रायोरिटी है, तो घर वालों का भी ये था पढ़ो पहले, अपनी डिग्रीज लो, साथ साथ शौक जो है, चाहे म्यूज़िक में भी मुझे हमेशा इजाज़त थी घर की तरफ से, ऐसी क्रिकेट में भी थी। लेकिन वो क्रिकेट अगर हम जाते हैं सर, दोपहर जैसे 2 बजे स्कूल से आया और 2:30 बजे गया, सख्त धूप में, रंग काला, और फिर मगरिब के टाइम वापस आना, तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही थी। तो बस फिर घर वालों ने भी कहा कि अब देख लो क्या करना है। पर फिर मैंने यही सोचा कि पढ़ाई पहली प्रायोरिटी करके क्रिकेट को, वहाँ मैंने खैराबाद का वो शौक अभी तक है, क्रिकेट खेलते हैं। और लास्ट जो मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आया, वो क्रिकेटर्स के ही साथ आया। तो उनका प्लान है इस बार जो क्रिकेट हो, अब वो क्रिकेट नहीं तो सेलिब्रिटी क्रिकेट खेलेंगे। और क्या, तो देखिए वो क्रिकेट कहाँ फायदा दे रही है। और क्या, वहीं आप दिल बर्दाश्ता हो जाते। तो निदा कह रही थी ना वो मैनिफेस्टेशन वाली चीज आजकल, तो तुम्हारी वो क्रिकेटर बनने की और क्रिकेट की शोहरत वाली मैनिफेस्टेशन। सर मैं शायद उस लेवल तक ना खेलता, मैं जिस शो में आया पाकिस्तान के लेजेंड्स बैठे हुए थे यहाँ पे, और मैं जिनके साथ मिल रहा था, चाहे मैं उमर गुल से मिल रहा था, अब्दुल रजाक से मिल रहा था, मैं शाहिद भाई से मिला हूँ, मैं कामरान भाई से मिला हूँ, शोएब मलिक से मिला हूँ, दे आर स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, लेजेंड्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट नो डाउट। तो शायद मैं अगर वो अपनी क्रिकेट भी खेलता उस लेवल तक ना होती, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे लिखा हुआ था इन लोगों से मिलाना। तो देखिए वही बात, जिस तरीके से शो चल रहा है, तो मैंने वही वो जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम एक दूसरे के मोराल अप करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम सब आपके मोराल अप करने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो ये समझे आजमाइश है ज़िंदगी की, मगर इस प्रॉब्लम में खोज आप कि कहाँ आपके लिए कामयाबी छुपी है। बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ्स आपको पता चलेंगी, और हमेशा ऐसे वक्त में ही आपकी स्ट्रेंथ्स आपको पता चलती हैं जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है, वरना आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं है, आपके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। तो काबिलियत नुमाया होती है जब आपको ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ चेक, ऑब्जर्व योर लाइफ एज अ व्यूअर। ये चूँकि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझे बता सकें कि क्या करना है ज़िंदगी में, कैसे करना है। और ज़िंदगी में आपको हर स्टेज पे उस्ताद नहीं मिलते, आपको अपना उस्ताद खुद बनना पड़ता है, आपको खुद बताना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है। और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अनबायस्ड होकर अपने आप को जज नहीं कर सकते। वन ऑफ माई फेवरेट राइटर इज़ रॉबर्ट ग्रीन, 48 Laws of Power. I love him, I love his work. उसका काम इतना कमाल का है कि कुछ कंट्रीज़ में उसकी बुक्स बैन थी कि इतनी एम्पावरिंग थी वो। तो आजकल मैंने उनकी एक बुक शुरू की हुई है कि लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। तो उसका पहला चैप्टर ये है कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई किसी और की नेचर एज ए ह्यूमन, पहले आपको अपने आप को देखना है। वो चावल को पहचानना है ना, तो मैं एक चावल को दूसरे से कंपेयर करूँगी, तो एज ह्यूमन फिर मैंने अगर किसी और इंसान को पहचानना है तो आई विल हैव टू टेक अ लुक एट माई सेल्फ कि मैं खुद क्या हूँ ना, क्योंकि मेरे में भी वही चीज़ें हैं जो किसी दूसरे में। तो जिस चीज़ के लिए मैं किसी और को जज कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं किसी और की स्टोरी की सेंस बना रही हूँ अपने जहन में, सेम वे आई हैव टू डू विद माई सेल्फ। तो मेरा ये वे है कि जो भी वाक़या होता है आई कीप गोइंग बैक टू दैट थिंग कि अच्छा ये चीज़ हुई है, और मैं फिर उसको रिपीट करती हूँ जहन में, और रैदर दैन कि मैं उस वाक़े के अंदर थी, मैं बाहर खड़े होकर देखती हूँ कि अच्छा क्या सिचुएशन हुई थी, अनबायस्ड होके, क्यों मैं सही थी, मैं गलत थी,
टॉप इसका होगी एग्जांपल, आई आस्क्ड हर सिचुएशन, इट वेंट इंटरनेशनल, और गुस्से में इतना हाइपर होके हम दोनों के दरमियान झड़प हुई क्रेजी किस्म की, अच्छा बहुत। और वो बॉलीवुड viral की meme बन गई बड़ी थी, जो बॉलीवुड के Oscar, एक्टर्स कर रहे Oscar थे, के। बॉलीवुड के एक्टर्स उस पे मीम्स बना रहे थे, इस टाइप का हो गया था। हाँ बहुत वायरल चली। ओह अच्छा। तो वो जब सिचुएशन मैंने निकल के एज अ व्यूअर देखी ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में जो मुझे बड़े शिद्दत से चेंज करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे गुस्से का लेवल इतना है। बंदा एक्सपीरियंस करता है तो पता लगता है ना, क्या जहाँ पे हम पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ चलते हैं, डोंट फॉरगेट कि आपके अंदर खामियां भी बहुत हैं जो आपने खुद ही ठीक करनी है। वो बुराई ख़त्म करेंगे तो ही जो आप जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं लाइफ में। मैंने वो देखा, और उसी तरह का इनकाउंटर हुआ, सैफ के टाइप का ही बंदा, एक और इनकाउंटर हुआ मेरा कुछ टाइम पहले ना, और मैंने देखा कि मैंने कुछ सीखा इससे कि नहीं सीखा। वो एक्सीडेंट किसी और की वजह से हुआ, और उन्होंने जो है ना थोड़ा मेरे पे ब्लेम डाला, और मैंने ना बजाय उन पे ब्लेम डालने के ना, मैंने कहा दोबारा वो गलती नहीं करनी। मैंने तरीके से ना, मैंने कहा हम बैठ के बात करते हैं, आप अपना कहा, आप अपनी बताओ। मैंने उनसे पहले सुनी, मैंने कहा आप अपनी पूरी सिचुएशन, आप अपनी नहीं रखी सामने, आप अपनी वाले बताओ। घंटा उन्होंने मुझे अपनी सारी बताई, फिर मैंने अपनी आगे रखी, उनकी मान के फिर अपनी रखी। अब क्या हो, गुफ्तगू सॉर्ट हो गई, बजाय गुस्से में मामला उड़ने के वो अच्छे से सॉर्ट हो गया, और दोनों खुशी खुशी घर गए, दोनों का दिन बर्बाद नहीं हुआ, दोनों का नुकसान भी सेट हो गया, जिसकी गलती थी उस पर पड़ी। तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है, आप सेल्फ चेक ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी आप अपनी गलती से सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वरना आप बार वहीं बार stuck हो ठोकर, जाते हाँ, हैं। अब मैं तब तक मुझे ठोकर लगती रहेगी जब तक मैं अपना पाँव उठा के ऊपर नहीं रखती। इन केस मैं वो बार बार इग्नोर करूंगी तो वो फिर अल्लाह मियां आपको बार बार वो गलतियां करवाते हैं। तो ठीक है, तुमने ये नहीं बहुत सीखी। किताबें पढ़ती है, ये इसकी गुफ्तगू से आपको लगता है बात- कि इसे मास्टर्स नहीं किया हुआ। हाँ, बात तो बहुत अच्छी तुमने की। हाँ। लेकिन अब सवाल ये कि जो तुमने कहा सैफ टाइप का बंदा था, इससे कम है। हाँ, नहीं ये मैं पूछने वाला था सर, मैं वेट कर रहा था इनकी नहीं गुफ्तगू नहीं, खत्म। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ सैफ अच्छा। टाइप का क्या मतलब? मतलब क्या आपका कहने का? इसका मतलब ये कि मैं ना इंसानों को कैटेगरी में रखती हूँ। कुछ इंसान होते हैं नरम, आगे बताने कौन सी लगी। कैटेगरी? अब आपकी कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग टाइप, अच्छा जो डायरेक्टली मेरे अपोजिट आती है, क्योंकि मैं भी बहुत हाइपर हूँ, ये भी बहुत हाइपर है, ठा हो जाती है। ठा हो जाती है। वो जब दो रेड वायर्स मिलती है ना, फिर वो धमाका हो जाता है। एक को ग्रीन वायर बनना पड़ता है, नहीं तो सिचुएशन हैंडल नहीं होती। कहाँ पे आपको पानी बनना है, बेस्ट लॉ ऑफ लाइफ इज बी वाटर। कहाँ आपको समुंदर बनना है, कहाँ आपको कतरा क्योंकि बनना पानी है, हर सांचे में ढल जाता है, आपको ढलना है, इसीलिए ये बेस्ट बाकी वो जो लकड़ी है या कोई और ऐसी सख्त जान सख्त चीज है, वो नहीं ढलती चीजों में। इतना दिमाग- फ्लेक्सिबल लचकदार जिंदगी में होना एक बहुत बड़ी कामयाबी। कहीं कहीं आपकी स्ट्रेंथ भी काम आती है, कहीं लोहा बनना, लेकिन कहीं सख्त नरम जान बनना बहुत जरूरी। हाँ। नहीं वो जैसे वो नहीं तो टूट जाएंगे। आपको मोल्ड होने के लिए नरम होना पड़ेगा। वो जो पानी निदा, था तुम अभी मलाइका अपने तो वालिद का बता रही थी किसका, कि वो फलदार दरख्त हमेशा झुका झुका हुआ वो होता है। झुकेगा तब ना जब उसकी लचक होगी उसकी टहनी में। अगर वो सख्त होगी तो टूट जाएगी। Exactly. वो लचक Exactly. आपके सही है अंदर होनी सर। चाहिए। और आप देखेंगे कि जिस दरख्त के ऊपर फलदार वो फल है तो वो सैग करा हुआ होता है ऑटोमेटिकली। तो वही वाली बात। पंजाबी में हमारी कहावत है ना कि भांडा वही खड़कदा जड़ा खाली हुंदा है। तो जो जितना नहीं होता खाली उतना बर्तन ज्यादा जो है, आप लाउड होते हो, जितना होता है उतना आप ज्यादा झुक के रहते हो। बिल्कुल। तो इट्स द बेस्ट वे इज कि अपने आप को हमेशा आप चेक रखोगे, मैं कहीं गर्दन में सरिया तो नहीं आ रहा मेरा कहीं वो ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो ये सच बात है, क्योंकि नेचुरली सरिया आता है। जब भी आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, ये इंसानी फितरत है। मगर आपको बार बार अपने आप को झंझोड़ना है कि नहीं भाई, ये सरिया क्यों ला रहे हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ। ये तो उस रब ने किया है जो तुमने किया बेशक है। बेशक ऐसा ही है जी। गुड नाइट थॉट्स। गुड नाइट थॉट से मैंने जो इसका मतलब लिया है वो ये है कि ये मैंने क्यों ये पॉइंट लिखवाया कि जब आप सोने लगते हैं ना, तो आखिरी चीज़ जो आप अपने थिएटर स्टेट में जाके सोच रहे होते हैं, एक तरह से आप नेचर को, आप अपने यूनिवर्स को वो काम सौंप के सो रहे हैं। तो अगर आपने वही जो बात थी कि शुभ शुभ बोलो, अरे मतलब हम मजाक में नहीं कहते भाई शक्ल अच्छी नहीं है तो बोल, बात तो अच्छी कर लो, यानी अच्छा जो बोलोगे वो हो जाता है, अरे मुंह से बुरी बात नहीं निकालते। ये अक्सर हमने सुना है हमारे बड़ों हमने से। सुना ना, इसके पीछे बहुत फहम और विजडम है। हाँ। इसी तरह से अच्छा सोचने के लिए आप सोने से पहले हमेशा अपने दिन की, अगर बहुत बुरा दिन भी गुजरा है, अरे
कर्जा अदा नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, वैसे तुमने कहा था वीज़ा नहीं लग रहा, 100 मसाइल, जहाँ चाहते हैं वहाँ शादी नहीं हो रही, या जो भी कोई मसाइल चल रहे हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल। सोने से पहले कुछ तो भाई दिन में कुछ तो अच्छा हुआ होगा। वो सुबह उबला वंडा जो खाया था वही शायद। सोने से पहले अच्छी 2-3 दिन की चीजें सोच कर सोएं, तो यूनिवर्स को आप अच्छी थॉट्स के साथ गुड नाइट कह रहे हैं। अक्सर हम जब योगा करते थे तो मेरी योगा टीचर कहती थी, जब मैं मेडिटेशन में एंड में सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद जब मैं एंड में जाती थी, तो वो कहती थी, निदा समंदर पे अपने आप को इमेजिन करो कि तुम ये जो तुम चाहती हो, जितनी दुबली पतली हेल्दी, मतलब लाइक तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बाल, सोचो अपने आप को वैसे तस्वुर करो उस वक्त, और वाकई उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आप को कैसा सोचते हैं, आप वैसे ही मोल्ड होते चले जाते हैं ना। बहुत जैसे आप कह रहे हैं, आप बहुत दुबले पतले थे, आपने सोचा था कि कभी आप बॉडी बनाएंगे, तो आपकी एक शौक था कि मुझे भाई जो दुबले होते हैं वो थोड़ा सा बल्कि होना चाहते हैं, जो मोटे होते हैं वो पतले होना चाहते हैं। तो आप जो जिस चीज के पीछे लग पड़ते हैं, आप वैसे हो जाते हैं। ये होता है, अक्सर लोगों ने देखा है। तो आजकल इतनी रील्स वायरल होती हैं, 85 kg, उसके बाद 65 kg, और वो जो दिखा रहे होते हैं, उन रील से मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। हालांकि कभी कभार झूठ भी होता है कि इतनी बड़ी शर्ट पहनी हुई है, उसके बाद इतने पतले हो गए। कभी कभार ऐसे, लेकिन ऐसी कहानियां हैं बिल्कुल। लोगों ने अपनी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म की हैं। लेकिन उनसे आप अगर कुछ भी कहें, आप, मुझे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है उन रील्स को देखने के बाद, कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर हम जैसे ही लोग हैं वो। हाँ, बिल्कुल हम जैसे हम क्यों नहीं अपनी, हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ये क्या है, तमाशा स्ट्रगल इन विच द कंटेस्टेंट्स वर अगेंस्ट यू। हाँ भाई, जब आप कामयाब होते हैं तो ज़माना आपके खिलाफ हो जाता है, ये वाली बात तो है ही। जी जी, ये इस बात से मुराद मतलब ये है कि जब मैं अंदर था, मोस्टली मतलब मेरे कंटेस्टेंट जो थे, सिवाय मेरे 3-4 दोस्तों के, कहीं ना कहीं से वो अगेंस्ट हो जाते थे। अगेंस्ट इन अ सेंस कि शायद इन्हें लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। गलत इन अ सेंस कि मैं, अगर कोई मुझे जिस तरह बात कर रहा है और मैं उसे उसी तरह ही जवाब दे देता हूँ, या मेरा जो एक्सेंट था बात करने का, या मैं तेज़ बोलता था, क्योंकि चुप कराने के लिए पहला ही हफ्ता जो हुआ हमारा, मैं वज़ीर बन गया, आपके पास एक पावर आ गई थी। शायद वही टर्निंग पॉइंट था मेरा। जब आप घर के कैप्टन बन जाते हैं, आपने घर लेके चलना होता है। तो वहाँ पे जो बात नहीं मान रहा था, तो पहले एक से मैं बात कर रहा था प्यार से, फिर एक की बजाय 2, 4, 5 लोग एक साथ, वो नहीं होते, बात कर रहे होते हैं तेज़ तेज़। तो मैंने तब ज़रा सी आवाज़ उठा के बात की, और जब बात की तो एक 2-3 सेकंड के लिए एक साइलेंस आया। तो मैंने कहा ओके भाई, अब यहाँ पे बात ऐसे भी हो सकती है। तीसरा ही दिन था, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये बात अगर प्यार से नहीं मान रहे, और मैं कैप्टन हूँ घर का, मैं वजीर हूँ, तो अब बात ऐसे मनवानी पड़ेगी अपनी। जिस तरह ये कह रही थी कि यार ये बिल्कुल रेड फ्लैग सा बन जाता है, या थोड़ा सा रेड तार बन जाता है, जबकि ऐसे कुछ भी नहीं था। मैंने आप पे अटैक उसने नहीं ये किया। कहा कि दो तारे जब मिल जाती हैं, लाल तारे मिलती है तो स्पार्क होता है। तो मैंने जब आया था घर, मैंने इन्हें बोला था, देखिए मैंने कहा मुझे प्यार देना पसंद है, मुझे फन लविंग मैं एक कैरेक्टर हूँ, मुझे वैसे नहीं। अगर जो लोग मुझे दाल चावल समझेंगे तो वो ये ना सोचे मैं उन्हें बिरयानी वाली इज्जत दूंगा। मैंने पहले दिन ही इन्हें बताया था, लेकिन ये बात समझे नहीं, तो मेरे साथ लड़ते थे। और जब लड़ते थे, वो इधर उधर की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, और हम लोग एंजॉय करते थे। और मैं वो एंजॉय करता था। और मैं इन्हें बोलता था आप लोग मेरे विटामिन डी हो, और मैं तेज तेज बोलता था, मैं गाता था, मैं कहता था मैं हूँ जो ना झुकेगा, मैं हूँ जो ना रुकेगा, फिर चलो मेरे संग आओ, मेरे संग जीतेंगे हम साथ। ये मैं वहाँ बनाता था। और वो शायरी अक्सर मैं रात में खुद सोचता था, मैं कहता था यार अगर ये कोई मुझे बात करेगा ना, मैं ऐसे चुप कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद शायरी के बाद इनके पास बोलने को कुछ रहता नहीं था। हाँ। और ये जीत है कि आप आर्ग्यूमेंट में कैसे जीतते हैं। ये अगर कोई देख रहा भी है, अगली बार तमाशा आएगा। ये नहीं कि आप आके शायरियाँ करें, आप अपनी नेचुरल साइड दिखाएं, जो आप नेचुरल हैं। मैं जब देखता था, मैं थोड़ा सा ये है कि मैं क्रिकेट भी खेला, मैं म्यूज़िक भी कर रहा था, मुझे कहीं ना कहीं था मैं जज अच्छे से कर रहा हूँ इस बंदे को। एक बंदा जो एक्टिंग कर रहा है ना, मैं उसे समझ जाता था कि यार ये एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि हम तो कभी की नहीं है एक्टिंग, लेकिन देखा तो है हमने, मूवीज़ भी देखी हैं, ड्रामाज भी देखे हैं। तो मैं देखता, मैं कहता यार ये एक्टिंग ना करो तुम, यहाँ बनो मत, ये नेचुरल शो है, मतलब रियलिटी शो है, जो रियल साइड है आपकी वो दिखाओ।
तो बस वही बात थी, ये कहते थे यार तुम कहाँ से आ गए हो, ये है वो। मैं कहता था, मैंने बोला मैं था तूफान जो दस्तक दे के आया था, मैं था तूफान जो दस्तक दे के आया था, लगा था लश्कर, मैं अकेला आया था। ये लोग कहेंगे कौन है ये, कहाँ से आया है, इन्हें बताओ तो सही, मैं पेशावर से आग लेके आया था। मैं अलग अलग पोइट्री मार रहा होता था इन पे, और वो आवाम को पसंद आ रही होती थी। कभी मैं बोलता था इन्हें कि किसी की खुशी का सहारा बन गया हूँ, तो किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, टूटने पे मेरे होती तुम सबकी ख्वाहिश पूरी, बाहर जाके देखोगे मैं सितारा बन गया हूँ। और ये उस वक्त मजाक उड़ाते थे, तुम खटारा बन गए हो, तुम ये हो गए वो। मैं बोलता था देखो मुझे आइडिया हो रहा है कि आप एक क्लास में भी होते हैं ना। चुप है और ही बोल रही है। नहीं, वो मेरी बड़ी काबिल इज्जत मेरी कंटेस्टेंट थी मेरे साथ, और हैं भी। लेकिन मैं इन्हें यही बता रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे देखिए, आप एक क्लास में होते हैं, आप किसी भी कोई काम करें, आपको आइडिया हो रहा होता है यार इससे तो मैं बेहतर कर रहा हूँ। इंसान को होता है क्लास में भी, उसमें मैंने बोलता था यार, मैं इनके जहन में होता था सैफ सब में गलत खेल रहा है। नहीं, अब मेरी बात सुने, आप खुद भी कह रहे हो ना कि क्लास में होते थे, तो बिल्कुल। कंपटीशन था ना, तो सब कंपटीशन खेल रहे थे, किसी का ग्रज था ही नहीं। नहीं, ग्रज तो अभी भी नहीं है, ग्रज किसी का का भी नहीं, तो वो क्लास में क्लास वाले लेके चल रहे थे। नेचुरली आती है चीज, नेचुरली एक आती है, मुकाबला और वो नेचुरली रहा। naturally आती और मैंने लिटरली बहुत इंजॉय किया। जरूरी है जिंदगी में और मैं इतना मुझे अंदर मजा आ रहा था, शायद ये अगर 20-25 दिन और भी चलता ना, तो मैं एंजॉय कर रहा था। हमारे बाहर बच्चे थे हम। नहीं, मैं तो इतना एंजॉय, क्योंकि देखिए क्या है, मैं आया था, मैं पाने के लिए आया था बहुत कुछ। वही बात कि मैं शौक था मेरा इंडस्ट्री में आना, मुझे एक चांस मिल गया। हर दिन गेस्ट आ रहा है, फहद मुस्तफ़ा से मैं मिल रहा हूँ, हुमायूं सईद से मैं मिल रहा हूँ, निदा यासिर आई हैं शो करने, अदनान सिद्दीकी हर दिन आ रहे हैं। तो मैं तो अपने वो कहते हैं ख्वाब में जी रहा था, हर आज कौन आएगा, अच्छा आज क्या होगा। तो मैं इतना नेचुरली इस गेम को और इतना मजे से खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था, तो आवाम भी एंजॉय कर रही थी मेरे साथ। वो आप कभी कभी जाए ना, तो वो इश्तहार लगे होते हैं कि CSS में कामयाबी की एकेडमी, है ना, तो तुम्हें ना तमाशा घर की कामयाबी की एकेडमी ट्यूटोरियल शुरू करने चाहिए। सर कामयाबी क्योंकि जो भी आया ना मेरे पास, वो कहते हैं हाय, हम तो कहते थे हम 2 हफ्ते में निकल जाएं, खाने को नहीं मिलता, ये नहीं होता, बच्चे याद आ रहे हैं, बीवी याद आ रही है, मियाँ याद आ रहे हैं। सो वो जो भी आया, ये एक वाहिद है जो कह रहा था 25 दिन और भी चलता, तो वो उसको लाइक मैच कर गई ना दोनों की, वो जी, वो मजा आ रहा था सर, Vibes मुझे अंदर match जी कर मजा आ रहा था, मैं गुनगुना रहा था। फ्रीक्वेंसी वो बन गई उसकी। frequency। बिल्कुल। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने ब्रेक में भी इतनी बातें की हैं, एक दूसरे की जिंदगी की कहानियां सुना दी और पता नहीं क्या क्या। बहुत मजा आता है निदा के शो में आओ ना, तो मजे की बात ये होती है कि एक तो आप ऑन एयर जो बातें हो रही होती हैं, जब आप लोग ब्रेक पे जाते हैं तो इधर भी वो एक और शो का वही शो चल रहा होता है। बिल्कुल कोई ऐसा और ही ही बात शुरू हो जाए। वो बिल्कुल, मैं तो कई दफा भूल जाता हूँ कि अच्छा ये अभी ऑन एयर हम हैं या नहीं है। ऐसा होता है सोशलाइजिंग। अच्छा, ये ना बहुत ज़रूरी है, जो मैं कह रही हूँ सब ज़रूरी है मेरे लिए, किसी और के लिए हो ना हो, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना, जैसे आजकल भी बहुत इन है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो खुद को लिमिट कर लेता है, तो लोगों से मिलना जुलना नहीं है, घर में रहना है और बातचीत नहीं करनी किसी से। आपको पता नहीं लगता वो किस तरह आपके ब्रेन सेल्स किल करती है, जो खुद को जो है ना दूर रखना लोगों से और अकेले रहना, अकेलापन आपको किस किस तरह से मारता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता जब तक सीरियस नहीं होती सिचुएशन। तो हाँ जी। कभी कभार अच्छे लोगों में घिरे हुए हो ना, तब ये चीजें मैटर करती फिर आपको अगर आप realize बुरे होता लोगों है। में घिरे हुए हैं ना, तो कभी कभार आपको अपना आप भी चाहिए होता है उससे दूर निकलना। अपना आप चाहिए होता है, लेकिन उसको एक्सीड नहीं करो, अपने आप को ज्यादा अकेला नहीं करो। अच्छा, डिपेंड भी करता है कि पीपल्स पर्सन कौन है। अब तुम जानबूझ के कर रहे हो। नहीं यार, मैं क्या मैं तो अब साथ दे रहा हूँ। अच्छा मैं नहीं, वो बल्कि सीख रहा है, मैं समझ सीख रहा रहा है। हूँ। देखिए अच्छा। टोन भी होती है, तंजिया कह अच्छा ये कब कहा है? हाँ ना, आपने हम दोनों को इकट्ठे बुला लिया ना। पता है आपको, बड़े सीरियस टॉपिक। मैंने इस शो से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, पर मैं लोगों को पढ़ लेती हूँ। अब मैंने ये बहुत सीखा, क्योंकि इतने सालों में मैं इतने लोगों से, आप भी एज होस्ट कितने लोगों से मिले होंगे, तो आप जब लोगों से मिलते होंगे आप उनको जांच लेते होंगे, क्योंकि ये हमारी प्रोफेशन का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, और तुम्हारे अंदर कोई और क्वालिटी। मेरे अंदर क्वालिटी है हमेशा चैलेंज करने की, लीडरशिप को हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग। दैट वाज द रीजन कि मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला गया था कि मैंने आर्मी को चैलेंज किया था।
मैं शुरू से हूँ। आई चैलेंज्ड माय फादर, आई चैलेंज्ड माय ब्रदर्स। मतलब वो एक नेचुरल है कि बगावत है तुम्हारे बगावत खून है, में। नेचुरल कि मेरा जो तरीकाकार है ना, मुझे लगता है सही है। आपका क्यों मानूं? मैं अब अगर अपना पैटर्न लेके चल सकती हूँ तो मैं आपका क्यों मानूं? अच्छा, हाँ जी। हाँ, तुम इसीलिए यूनिक हो, तुम इसीलिए यूनिक हो। मैं वो बहुत, मैंने ये एग्जांपल दे दिया, घिस-पिट गई अब तो, लेकिन आई विल रिपीट इट अगेन। आई थिंक प्लाटो की है या अरिस्टोटल की है। ही डिस्क्राइब्स इट के ज़िंदगी को थोड़ा सा इस तरह डिस्क्राइब करता है कि कुछ लोग केव में बंधे हुए थे, हथकड़ियाँ लगी हुई उनको, तो ऑल दे कैन सी इज जस्ट द रिफ्लेक्शन, जो साया बन रहा है ना चीज़ों का, बाहर से दहाने से रोशनी आ रही है तो परिंदों का रिफ्लेक्शन है, वो अक्स बन रहा है, और पौधों वगैरह का। तो उन्होंने ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही देखी है, उनको पता है कोई चीज़ ऐसे हिल रही है तो उन्होंने अपना नाम रखा हुआ उसका कि परिंदा है, ये दरख्त है। एक बंदा वहाँ से छूट के बाहर चला जाता है, वो देखता है दुनिया तो बहुत रंगीन है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ये रंग हैं, ये फल हैं, ये वो हर चीज़। वो वापस आके उनको ना दुनिया डिस्क्राइब करता है बिल्कुल अलग तरीके से। आपको पता नहीं है ज़िंदगी कुछ इस तरह से है, दुनिया ऐसी है। अंदर वाले कहते हैं पागल है ये, इसका दिमाग ख़राब है, पता नहीं क्या बोली जा रहा है। अब कलर ब्लाइंड को कैसे मैं समझाऊं कि ये कलर ये है, अंधे को कैसे बताऊं कि ज़िंदगी इस तरह से है, या ये रंग इस तरह से दिखता है, ये चीज़ इस तरह से नज़र आती है। तो मेरा आउटलुक रहा है ज़िंदगी में हमेशा बहुत अनबायस्ड, बहुत ज़्यादा। मैं कभी किसी को जज नहीं करती, किसी को मैं है ही नहीं ये चीज़ कि मैं किसी को जज कर सकूं। मैं बैठ के सोचूंगी क्यों है, क्या रीज़न थी कि उसने जो है ना ये एक्ट किया या ज़िंदगी में इस तरह से मूव ऑन किया। तो वो मेरा अभी भी यही चलता है। खैर मुझे थोड़ी सी आपकी हंसी मायनी खेज लगी, क्या क्या था आपकी हंसी के पीछे? मैं तुम्हारी बात को एंजॉय भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे साथ ज़हन में ये भी आ रहा है कि तुम कह रही हो मैं जज नहीं करती, लेकिन एट द सेम टाइम तुम ये कह रही हो कि बस मुझे ये होता है कि मैं ही ठीक हूँ और मैंने चैलेंज करना है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा तजाद है। जज मतलब मैं किसी की इस वाह चीज़ वाह वाह सर, अच्छा। इस चीज़ को नहीं करती कि मतलब उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है, क्यों किया है, लेकिन अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। अब मैंने अपने आप को बिल्ड किया है, अगर तो तुम वक्त से पहले मैच्योर हुई हो। हालात ने इतने थप्पड़ मैच्योर मारे। वक्त से जो मैच्योर होता है ना, वो जज करना छोड़ देता है लोगों से। बहुत सारे लोग एक सर्टेन एज पे भी जाके जो जज करते हैं, वो उस वक्त भी मैच्योर नहीं हुए होते। दूसरों को ये तनकीद एक- नहीं करते, लेकिन अपने रास्ते भी जो है ना ये वो एक, हर तरह से नहीं मोल्ड कर लेते कि कोई एक अगर पार्ट कहे है मैच्योरिटी का। जब आप जज करना छोड़ देते हैं, तो आपको नहीं लगता कोई कि अच्छा होगा, हाँ भाई करता होगा वो, अगर वो मतलब लाइक हाँ। होता है ना, लोग बड़ा जज करते हैं, अच्छा ये लड़की ऐसे कपड़े पहनती है तो ये ऐसी होगी या वैसी होगी। मैं मिसाल दे रही हूँ, लोग करते हैं शुरू judge। शुरू में मुझे बड़ी चिढ़ होती थी वैसे ना इस चीज़ से। वो मैं सियालकोट में मॉडर्न रहती हूँ, मुझे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक है, मज़ा आता है मुझे कि मैं मतलब दिन तो एंजॉय करूँ, उठूँ सुबह और फिर मैं अच्छा सा नाश्ता करती हूँ तैयार होकर, मुझे बस फिर ऐसा लगता है मैं जिंदा हूँ। तो मुझे कहीं, मैं एयरपोर्ट पे भी आ रही थी अभी, तो एक खातून मुझे देख के कह रही कहाँ से हो? मैं सियालकोट से। सियालकोट के लोग इतने मॉडर्न तो नहीं होते। मैं क्या वो मैं एक्चुअली अदाकारी करती हूँ ना, साथ ही जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं अदाकारी करती हूँ तो मैं हूँ थोड़ी मॉडर्न। अब ये बात मुझे किसी ने साल पहले की होती तो मैं लड़ पड़ती, क्या मतलब मॉडर्न, हालांकि पूरे कपड़े पहने हुए, फ्रॉक पहनी हुई है, बस वो थोड़ी प्यारी लग रही है तो वो मैं मॉडर्न हो गई। तो मैं कहती कि आप मुझे लाइक बेशरम कह रहे हो या बेहया कह रहे हो। तो अब वो इतनी आदत हो गई हुई है कि ओपन हो गया, ठीक है यार, वो शायद वो ऐसे ही देखते हैं दुनिया को, उनको भाई आदत हो गई हुई है कि वो हर एक पे कॉम्प्लीमेंट या अपनी तरफ से तनकीद भी करते हैं। तो खैर है, चिल है, सुन लेंगे, मसला ही नहीं। तो हम सोशलाइज से पता नहीं कहाँ से कहाँ से कहाँ आ गया। अब बात है यूनिवर्सिटी म्यूजिक ऑडिशन। आपकी बात हो गई थी बीच में, आपकी हो गई थी बीच में? मेरा ख्याल है Last time आपकी चल ही हुई रही है। हाँ, चल ही रही है यूनिवर्सिटी म्यूज़िक ऑडिशन जी। मैं जब म्यूज़िक मैंने यहीं से स्टार्ट किया। वैसे तो बचपन से मतलब हम जो एक दूरी एल्बम आई थी आतिफ असलम की, आई एम ह्यूज फैन ऑफ आतिफ असलम, जिसमें दूरी, आदत, वो लम्हे, ये वो गाने थे जिससे म्यूज़िक का एक हमें लगा कि, और गुनगुनाते भी थे साथ साथ। तो आवाज़ थोड़ी बहुत अच्छी थी लेकिन म्यूज़िक का हमें आइडिया तो नहीं सुना ही था। नहीं, हमें क्या पता भाई, जरूर सुनाते हमें हैं तो जी। सुना ही नहीं है ना। जंगल में मोर नाचा। हम किसने देखा? किसने देखा? नहीं, वो मैंने एक सुनाओ ना, हमें जरूर कोई गाना सुनाओ। गाना आतिफ अच्छा असलम का ही सुना दो। आतिफ असलम। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, ना जाने कब से। और भी तो सुनाओ। जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में,
जिंदगी से कोई भी शिकवा ही नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। ओह, थैंक यू क्या बात है भाई, जबरदस्त। जी। यार आप इतना अच्छा गाते हैं, आपको सिंगर होना चाहिए। अच्छा थैंक यू। अब एक्टिंग अच्छा देखेंगे हम ये सैफ की। तमाशा घर में यही कहती थी, बस कर जाओ और कितना गा रहे हो। उस टाइम भूख लगी होती थी। अच्छा नहीं, अभी कोई प्रोजेक्ट अभी आया तो नहीं ना एक्टिंग का, अभी नहीं सब जी, पाइपलाइन में है। मेरा पहला प्रोजेक्ट ही जो आएगा वो शायद ईद पे ही आएगा, जो अच्छा। टेलीफिल्म है। उसके बाद डिफरेंट चैनल्स पे आएंगे और ARY पे भी आएगा जल्द, लेकिन ईद के बाद आना शुरू हो जाएंगे मेरे जो एक्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और म्यूजिक तो मैं वही, जब मैं ऑडिशन दिया मैंने, तो मुझे गाने का शौक था, मुझे टेम्पो का पता नहीं था, स्केल का पता नहीं था, लेकिन मैं शायद समझता था मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। लेकिन जब मैं गया ऑडिशन में तो वहाँ ऑडिशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो ना स्केल में था, अगर आप हारमोनियम या गिटार के साथ प्ले करें तो आउट ऑफ स्केल गा रहा था और आउट ऑफ टेम्पो भी था। बेसुरा फिर भी चल सकता है, बेताला तो बिल्कुल ही नहीं चलता। तो वो जब मैं रिजेक्ट हुआ, अलबत्ता फिर मैंने कैबिनेट में अप्लाई किया कि एज ऑर्गेनाइजर आ जाता हूँ, काम वाम करूँगा जो इस तरह इवेंट्स होते हैं। तो मैं ऑर्गेनाइज़र आया म्यूज़िक सोसाइटी 2016 में अपने एडवर्ड्स कॉलेज की। फिर 17 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना वहाँ का, साथ साथ सीख रहा था, एक गिटार था वो बना के मैंने अपना थोड़ा सा स्केल ठीक किया, टेम्पो समझा। 2018 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। 2019 में जो मेरे साल के आखिरी 2 साल थे, मैं फिर प्रेसिडेंट बना उसी म्यूज़िक सोसाइटी का। तो 2 साल में प्रेसिडेंट रहा, इवेंट्स कराए, अपनी लीड वोकलिस्ट भी था अपनी यूनिवर्सिटी का, मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स किए मैंने। तकरीबन एज एन अंडरग्राउंड बैंड मैंने 100 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए होंगे। और ऐसे भी मैंने कॉन्सर्ट्स देखे कि आपको कोई बुलाता है, मिसाल के तौर पे कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है, आपको अंडरग्राउंड बैंड को पहले परफॉर्मेंस देते हैं, तो पोस्टर भी बनाए लोगों ने। लेकिन जब मैं गया कॉन्सर्ट पे तो जैमिंग में थोड़ा लेट हो गया, जो मेन परफॉर्मर होता है, तो मुझे कहा जी बस आपका आज नहीं हो सकता, आपको फिर देखेंगे, परफॉर्मेंस देंगे। अलबत्ता हम कहते थे यार हमने कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ है, होता है ना, बेइज्जती हो अक्सर फैमिली कहती थी, फैमिली कि हमें क्यों नहीं ले जाते तुम कॉन्सर्ट पे। फैमिली में कोई कहता था, अब मैं उन्हें कहता नहीं यार ये जगह नहीं है फैमिली के लिए जान। लेकिन दिल में मैं कहता अगर ये कॉन्सर्ट मेरा ना होने दे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन्हें कि यार ये पोस्टर भी इसका लगा हुआ है और इसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं हुई है। लेकिन फिर उन्हीं जगहों पे, उन्हीं जगहों पे अभी तमाशा के बाद मैंने पोर्ट ग्रैंड पे भी कॉन्सर्ट किया, बड़ा कराची में, मैंने पेशावर में भी 2-3 कॉन्सर्ट किए, इस्लामाबाद में भी किए, जहाँ हज़ारों में लोग आए। तो ये वक्त वक्त की बात सीखा मैंने, वही जो मैंने 100-120 कॉन्सर्ट्स किए, वहाँ मैंने लाइव परफॉर्मेंस सीखी। मेरा जो स्टेज कॉन्फिडेंस था, मेरा जो तमाशा में आके मेरे बोलने का अंदाज़ था, एक स्टेज प्रेजेंस, आपको जब स्टेज मिलता है, अब आप होस्टिंग कर रही हैं, आपके पास एक पूरा ये जगह है, तो एक सिंगर, प्लेबैक सिंगर के पास वो चीज़ नहीं होती जो एक लाइव परफॉर्मर के पास होती है। जब आपके पास स्टेज होता है तो वो एक फीलिंग और वो इन्जॉयमेंट मैंने किसी और फील्ड में नहीं देखी, कि आपको लगता है कि इस वक्त मैं हूँ और कोई भी नहीं है। एड्रेनलिन। आपकी कुछ गलती भी हल्की फुल्की हो जाती है, वो उस वक्त मानी खेज होती है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, ऑडियंस आपको सुन रही होती है, सब आपको देख रहे होते हैं, तो वो एक वाइब, वो एनर्जी अलग होती है। तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ लाइव कॉन्सर्ट करना, लाइव परफॉर्मेंस देना, और चल रही भी है आजकल। तो ये एक है मेरा कॉलेज का जो किस्सा था। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके आज, और बहुत मज़ा आया। और वही वाली बात, जो भी इस वक्त दुख लगा के बैठा है और अपनी सेल्फ पिटी पे बैठा हुआ है कि अपने ऊपर तरस खाए जा रहा है, तो वो नहीं खाए, क्योंकि आपको नहीं पता, यही सबसे बड़ी हार है ज़िंदगी की। जब आप अपने ऊपर तरस खाने लगें तो फिर आप नहीं निकल सकते उस भंवर से। सो यही थी हमारी आज के प्रोग्राम की सोच, जो हम 4 बैठे यहाँ पे एक दूसरे से गुफ्तगू की। उम्मीद है कोई ना कोई बात आपके दिल को लगी हो और आप अपने ऊपर तरस खाना छोड़ें और इस भंवर से निकलें और ढूंढें इस मुश्किल वक्त में कि क्या आपके लिए अल्लाह ताला ने आसानी पैदा करके रखी हुई है, जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।